अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम टू माय चैनल नावल सब। चलिए जी, हम लोग का जो नावल है वो इश्क जो ममनू ना रहा, असकलम एस मरवा मिर्ज़ा। चलिए जी बढ़ते हैं इस नावल की आज की हमारी चौथी किस्त की जानिब। आयस और ऐदा जब तक हॉस्पिटल पहुँचे, आलिया की सर्जरी के लिए लेकर जाया जा चुका था। परेशान मत हो, सब खैर होगी। ऐदा को आइस ने वहीं कॉरिडोर से लगी कुर्सियों के पास ले जाते बिठाया और ख़ुद भी कुछ देर साथ बैठा। इंशाल्लाह, बस मुझे आलिया की फ़िक्र हो रही, अल्लाह उसे और अनुष दोनों को अपनी अमान में रखे। मुकाबिल की तसल्ली पर ऐदा ने सर आइस के कंधे पर टिकाते सरगोशी की। ऐसा ही होगा, अब मैं जाऊँ या रुकूँ तुम्हारे साथ? आज एक अहम शिपमेंट जानी है, इसी के बारे में फ़ॉरेन कस्टमर्स से डीलिंग है। बाबा और जिहान अंकल से ज़्यादा मेरा होना ज़रूरी है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ। नरम लहजे में वो ऐदा के चेहरे को निहारता बोला, मगर वो नरम सा मुस्कुरा कर सर नफ़ी में हिलाकर सीधी बैठी। कौन सा मेरी डिलीवरी है जो आपका होना अहम है? ऐदा ने जो मजाक में कहा था वो खुद से ही से रंज दे गया और इस कैसे उसका मुरझाया चेहरा बर्दाश्त करता। वो वक्त अगर हमारे मुकद्दर में आया तो आयस आलम तुम्हारा साया बन जाएगा मेरी धड़कन। फिदा तरीन लहजे जो ये हक जताते गंभीर हुआ। ऐदा ने सहम कर आयस की वारफदार आंखों में अपनी खूबसूरत आंखें जमाई। सच में हैरत व खुशी आया करती वो बहुत प्यारी लगी। आयस आलम का दिल चाह उठ कर इसे दिल में रख लें। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा एक लम्हे के लिए भी। नरम मरमरी हथेली अकीदत वो चाहत से चूमे ऐदा के दिल को हर उदासी से निकाल गया। वो मुस्कराई, अपनी दूसरी हथेली आयस के गाल से जुड़े सहलाई। मैं आप जैसा सपोर्टिव इंसान नहीं देखा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग आइस। वो ऐसा खुद के लिए बेताब, वो मोहब्बत से भरा शख्स और ढूंढ भी कैसे सकती थी? वो आज तक सिर्फ आइस आलम के हिसार में ही तो रही थी। मैंने भी तुम जैसे बावफा मोहब्बत से भरी लड़की नहीं देखी। अब मुस्कुरा दो ताकि मैं चाहूँ। तकाज़तन इन दो मदहोश आंखों का कुछ और था, मगर ऐदा ने इससे लजाकर मुस्कुराहट लिए तकते इजाज़त दी। खुद से और अपने हिसार से आज़ाद किया। वो उठा, झुककर ऐदा की जबी चूमते वो वहाँ से चला गया और ऐदा की सारी दुआएं तो उस शख्स को अपना मरकज़ मान बैठी। कुछ देर तक सर्जरी मुकम्मल हुई और फाइनली वो नन्ही सी जान अनुष बनकर न सिर्फ दुनिया में आई बल्कि सबसे पहले सौंपा ही ऐदा को गया। माँ बनने की कमी इस एक लम्हे ने निगल ली। अनुष बहुत कमज़ोर थी, तभी डॉक्टर्स का कहना था कि इसे 2-3 हफ्ते स्पेशल केयर में रखना है, जिस पर ऐदा ने इजाज़त भी दी और आलिया के होश में आते ही वो उसके पास गई। अनुष नाम के तोहफे की वो कभी कीमत नहीं चुका सकती थी। आलिया इसी पर खुश थी कि इसकी औलाद को इससे बेहतर माँ मिली है, जबकि बाकी लीगल कार्रवाई इसी मुताबिक हुई जिसे तय थी। शुक्र है अल्लाह का जिसने तुम्हें इस सब से आज़ादी बख्शी। खुश हो? मुहिब इसे ड्रॉप करके कमरे की तरफ बढ़ा तो सीधी सिटिंग हॉल की तरफ ही चली आई, जहाँ कंदील और फरजाना निकाह की छोटी सी सादा तकरीब की तैयारियों में लगी थी। खूबसूरत रंग बिरंगे जोड़े हो या जेवरात सब बिखरे पड़े थे। जी मुतमईन हूँ माँ। वो इनके पास ही बैठी तो फरजाना और कंदील ने कुछ इशारा किया, जिस पर इसने गोटे वाले भारी कामदार अचल को उठाए धीरे से जोई पर उड़ाया। वो खुद चौंकी जबकि इस पर सस्ता ये शुगन का आंचल फरजाना खानम को मसरूर कर गया। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लगोगी तुम इस जोड़े में। मुझे तुम्हारी पसंद तो नहीं पता, लेकिन अपने मुताबिक तुम्हारे और मुहिब की निकाह की तैयारी शुरू कर दी है। अगर तुमने अपने वालिद से बात करना चाहो तो। फरजाना की बात अधूरी ही रह गई जब जोए ने आंचल उतार कर रसान से वापस कंदील को थमाया। नहीं माँ, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। वो पॉप से बहस या इनसे बात करने की हिम्मत ना रखती थी। सरप्रस्त है ना तुम्हारा, कर लो बात। फरजाना ने प्यार से गाल सहलाई तो वो वही उनकी गोद में सर रखे आंखें मूंद गई। आप भी तो माँ हैं, मैं यहाँ इनसे राब्ते नहीं करना चाहती, जाकर ही सब बताऊंगी। निकाह कब है? फरजाना को वो काफ़ी उदास लगी। कहो तो आज ही कर ले। फरजाना ने शरारतन कहने की देर थी वो सहम कर सर उठाए उठ बैठी, चेहरे पर जर्दी खिंड गई। नो, आज तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। वो बहुत गुस्से में है, मुझे लगता है मैं इसको बहुत तंग कर चुकी हूँ। इसे मुझसे नफरत टाइप का है, कुछ मीन्स एग्रेसिव होने लगता है। जोए अपने दिल के खदशात ठीक से कह नहीं पा रही थी, लेकिन फरजाना सब समझ रही थी। तुम्हें कहा था ना जोए, ये तुम खुद जानो, लेकिन एक गारंटी दे सकती हूँ, तुम नताइज से मायूस नहीं होगी। इसकी परेशान हो हैरान आंखों में आंखें डाले फरजाना खानम ने यकीन दिलाना जोए को फिर से इस खुशफहमी में डाल गया जिससे बहुत मुश्किल से निकली थी। वहीं जहान ने काफ़ी हद तक फरजाम साया को बहला फुसला लिया था, मगर अब जहान पर भी मज़ीद एतबार न करते एक दूसरे आदमी को भी काम पे लगाया जा चुका था। और इसी से फरजाम साया को पता चला कि जहान इससे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि वो ब्यूरो ना खुद गया न अपने किसी आदमी को तफ्तीश के लिए भेजा। जहान neither went to the bureau himself nor sent any of his men. I think he's deceiving you. He knows who a wanted man is, boss.
جہاں نہ تو خود بھی اڑ گیا ہے نہ اپنی کسی آدمی کو بھیجا. مجھے لگتا ہے وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہمارا مطلوبہ آدمی کون ہے باس. فرجام کے تن من میں گویا یہ سن کر شرارت دوڑے. رولنگ چیئر پر جھٹکے سے اٹھا. کتنی دیر ہی کرسی ہچکولے کھاتی رہی. جوہن کین ناٹ betray me. He is my faithful companion. If this happens, he will be severely punished for this reason. Go and watch it. If your word turns out to be wrong, you will get the same punishment. جہان مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ میرا وفادار ساتھی ہے. اگر ایسا ہوا تو وہ اس غداری کی سخت سزا پائے گا. جاؤ اور نظر رکھو اس پر. اگر تمہاری بات غلط نکلی تو وہی سزا تمہیں ملے گی. فرجام کے حکم پر اس کا ساتھی فوری آفس سے نکلا جبکہ اس کے چہرے پہ ناگواریت بھری سختی چھائی. ملگرجی سی شام زمین زادوں پر اتری تو دور افق کے پار نارنجی سورج شربت انڈیلتا محسوس ہوا. دھیرے دھیرے اس کی مغرب سمت ڈوبنے کی رفتار تیز ہوئی. کھڑکی میں کھڑی ایمان مسکرا کر عالم ہاؤس کے لان میں ہادی اور لیزا کو فٹ بال کھیلتے دیکھ کر چوکی. تم دو جنگی طیاروں کی صلح ہو گئی کیا؟ ایمان کے استفسار پہ ہادی نے فوراً مسکرا کر سر ہلایا مگر لیزا نے نرمی سے اس کے سر کی طرف ہاتھ ٹوکا. ایویں ہی ہو گئی. منت کر رہا تھا اپیا کہ اللہ کے واسطہ ہے میرے ساتھ کھیل لو. احسان کر رہی ہوں. سود سمیت بدلہ لوں گی. ویسے آج ہم سب اشبا اپیا اور عدنان بھائی کی طرف جا رہے ہیں. آپ بھی ہمیں جوائن کریں نا. لیزا کی آخری بات نہ چاہتے ہوئے ایمان کی سنہری آنکھوں میں جلتے دیپ بجھا گئی. ہمت نہ تھی دوبارہ اشبا کا سامنا کر سکے. نہیں یار تم لوگ جاؤ میں پڑھوں گی. ویسے بھی وہ کل تو آئے تھے شام ہماری طرف. ایمان کے انکار پر وہ دونوں اداس ہوئے پر اصرار نہ کیا. واپس کھیلنے لگے جبکہ ایمان نے بھی واپس کمرے کی طرف قدم بڑھایا اور کچھ سوچتی ہوئی ڈرا کی طرف لپکی جہاں ظاہر اس کے لیے کیش رکھ کر گیا تھا. ایمان نے ڈرا اوپن کیا تو وہاں 5000 کے 10-12 کڑکتے نوٹ تھے جن کو دیکھ کر وہ دھیما سا مسکرے. وہ سارے پیسے اٹھا کر ہتھیلی میں جکڑے. اس سے بہلا کی اور مزید کتنی خواہشات پوری ہوگی دیکھتی ہوں. شاید وہ اس کی ممی باہر ہو. ایمان ویسے بھی آرام کر کر کے تھک چکی تھی. پیسے فولڈ کر کے ہاتھ میں دبائی کمرے سے نکلی. منیرہ فضیلہ کے ہمراہ کسی ٹی وی شو پر تبصرہ کر رہی تھی. ایمان کو حشاش بشر دیکھ کر نرمی سے مسکرائی. میرا بچہ تو کافی فریش لگ رہا ہے. کہیں جا رہی ہوں؟ منیرہ کے روکنے پر مسکرا کر ان کے پاس بیٹھی. جی بس باہر لان تک جا رہی. یعنی طبیعت میری بہتر ہے. آپ فکر مند نہ ہوں. اپنی طبیعت کے بارے میں ایمان نے ان کی فکر ہٹائی تو اس کی گال نرمی سے سہلائی. ظاہر کا میسج آیا تھا. شاید وہ آج نہ آ سکے. اگر تمہیں اکیلے ڈر لگا تو مجھے بلا لینا رات روم میں. ویسے تو مجھے پتا ہے تم بہت اسٹرانگ ہو پر جب انسان تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے تو اپنے اسپیشل ون سے بہت سارا لاڑ چاہتا ہے. میں خود بہت ٹچی ہوا کرتی تھی. ذرا فیور یا سر درد ہوا نہیں میرے نخرے شروع. اور جی ہاں وہ تو میری ذرا بدلی آواز پر ہی گھبرا جاتے تھے. اپنی پیاری نیچر کے سبب وہ ایمان کی بھی پسندیدہ تھی لیکن ساحل نے اسے کیوں رات آنے کے بارے میں نہیں بتایا. یہ ایمان کو تو ہٹ کر گیا. باقی جیہان انکل اور منیرہ آنٹی کے پیار پر وہ کھل کر ہنسی مسکرائی. آپ کو پتہ ہے میری ہٹلر ممی تو بابا تو سانس بھی نہ لینے دیتی تھی. مجھے یاد ہے ایک بار ممی کے پیر میں موچ آ گئی. پاپا نے ان کو دو پورے دن زمین پہ قدم اتارنے نہ دیا. میں سوچتی تھی کہ سارے ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں لیکن اب جب اپنی ذرا سی تکلیف پر ظاہر کو تڑپ اٹھتا دیکھا ہے تو مجھے لگا کہ میں سب لیڈیز سے لکی ہوں. اپنی معصومیت کے سنگ وہی سب بتاتی منیرہ کو ہنسا گئی اور پھر خود بھی ہنسی. بہت چارمنگ ہو تم. میرے بورنگ سے بچے کو تم جیسی لڑکی ہی سنبھال سکتی ہے اور کیوں نہ وہ تمہاری تکلیف پر تڑپے. یہ رشتہ ہوتا ہی بہت خاص ہے. پھر وہ تو دل و جان سے تم سے انس رکھتا ہے. تم اور ساحل ہمیشہ خوش رہو. ہمیں تم دو کی مسکراہٹ سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے. ایسی پیاری سانس پکڑ وہ جتنا شکر کرتی کم تھا. لاجواب ہو گئی کیونکہ ان کی محبت کے بدلے اس کے پاس کوئی موازنے والا حرف نہ تھا. آپ اشبا کی بھی ہزاروں خوشیوں اور راحتیں دیکھیں یعنی میں آتی ہوں پھر آپ کے ساتھ ڈنر میں ہیلپ بھی کراؤں گی. نہ جانے کیوں پر منیرہ کو یہ لگا کہ کیا یہ کہتے ہوئے ایمان کی آواز بھر آئی. تبھی تو اس نے اسے روک نہ سکی. ایمان گھر سے نکل کر باہر آئی. چوکیدار انکل نے اسے کہنے پہ ذرا دروازہ کھولا تو اتفاق سے بشرا نامی عورت آج اکیلے ہی اسے دکھائی دی. اپیا. ایمان کی آواز پہ بشرا نے گردن پھیری تو اس شناسہ مہربان چہرے والی کو دیکھ کر چہرے پہ نقاب اتارے اس کے پاس چلی آئی. ایمان نے لپک کر اسے گلے لگا. خود بشرا اس محبت پہ اداس ہوگی. مدت ہو چلی تھی کسی نے یوں گلے نہیں لگایا تھا اور کچھ دور فاصلے پہ ان دو نفرت و خباثت سے بھری آنکھیں بھی مرکوز تھی. تو یہ ہے وہ لڑکی جس نے میری معصوم بھابھی کی اتنے پیسوں سے مدد کی کہ بیلا اسکول تک داخل کروا دیا. لگتا ہے تگڑی پارٹی ہے. بھابھی اور بھائی اکیلے ہی کیوں عیاشی کرے. میں بھی لوٹ سکتا ہوں اس امیرزادی کو. وہ بھدے کپڑوں کے باوجود کافی خوش شکل آدمی تھا جو راتوں رات بشرا اور یاسر کے ہاتھ لگے پیسوں پر بے چین ہو کر پیچھا کرنے پر اتر چکا تھا. اس کا نام باقر تھا. وہ چھوٹا موٹا
मैकेनिक था। यासिर के माँ बाप की वफ़ात के बाद दोनों ने बाकर को माँ बाप की तरह पाला था, मगर बाकर की नेचर यासिर से कदर अलग और लालची किस्म की थी। और अब बाकर की नज़र ईमान पर थी, जो एक बार फिर राजदारी से पैसे बुशरा के बैग में डाले इसको शुक्रिया कहने का भी मौका न दे रही थी। खुदा के लिए मुझे शर्मिंदा मत करे बहन, पहले ही बहुत मदद की थी आपने, मैं ये पैसे नहीं ले सकती, ज़रूरत पूरी हो गई थी आपकी मदद से। बुशरा के एतराज़ पर ईमान ने उसका हाथ नरमी से जकड़ कर थामा। मेरे पास भी कौन सा कारून का खजाना है अपिया, गनीमत समझे इन्हें, क्योंकि ये मेरी मन की पॉकेट मनी थी। मुझसे जितना हो सका किया, इस बार रख ले, दोबारा आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। मगर कभी आपको मदद चाहिए हो तो मुझसे कहने में हरगिज़ मत हिचकिचाइएगा। बेला को मेरी तरफ से प्यार दीजिएगा। नरमी के संग वो बुशरा की बेकरारी मिटाकर इसे मजीद अपना गुरविदा कर गई। बुशरा को समझ न आई वो किस तरह इस लड़की का शुक्रिया अदा करे। अल्लाह आपको रंग लगाए बहन, मुझे ताकत दे कि मैं आपके इन एहसानात के बराबर न सही थोड़ा बदला उतार सकूं। अपने शौहर की आंखों का नूर रहे, बहुत शुक्रिया। इसके हाथ को अकीदत से थाम कर सहलाए बुशरा ने इजाज़त ली और चली गई, जबकि बाकर भी इस तगड़ी पार्टी पे गिरफ्त जमाने के मन ही मन में भयानक इरादे बना चुका था। ईमान मुस्कुराई और वापस घर के अंदर चली आई। कुछ देर लॉन में वॉक करती साहिर का नंबर ट्राई करती रही, मगर वो मुसलसिल बंद था और ईमान को लगा इसका दिल घुटन से भर गया है। जोई को सारा दिन ही दबक कर फरजाना खानम के हमरा ही रही। शाम को लॉन में आई तो आगे वो खड़ूस टहलता दिखाई दिया। तभी जोई ने कदम मोड़ने के बजाय पुरएतमादी से इसकी तरफ बढ़ाए। जो सिगरेट फूंकता इसकी तरफ पलटा, मगर फौरी इसे ज़मीन पर गिराए पैर से मसल डाला। जोई इसकी इस हरकत पर हैरत ज़दा होती करीब आ रुकी। स्मोकिंग भी करते हो? और इसकी वजह जोई की यादें होगी। डर और खौफ वक्ती था। जोई ने फिर इसके अंदर बाहर को कुरीदना चाहा। ने इर्द गिर्द नजरें घुमाने के बीच रुक कर जोई को देखा। इसकी यादें हो या वो खुद, तुम्हें उससे क्या? तड़कते हुए लड़ाका सा जवाब, जो सरासर मोहिब बलोच इसे जिज करने को दे गया। है ना, देखो प्रॉपर ना सही, थोड़ी सी वाइफ तो बनने वाली हूँ मैं तुम्हारी, सो थोड़ी सी भी काफ़ी पॉजिटिव हूँ, जिसमें इस 3 माह के बीच किसी और का ख्याल ना सोचने का इरादा बना चुकी हूँ। तो तुम्हें भी इस डायन जोई के असरा से निकलना होगा। अपनी बात पूरी एतमाद से करते हुए आखिर तक मुहिब को सुलगती नज़रों की तपिश से फितरी तौर पर बौखलाहट का शिकार हुई। हाँ, तो तुम इन 3 माह में सोचोगे मेरे बारे में ही? हो पाएगा तुमसे एक पर टिकना? न चाहते हुए भी वो फिर से इसकी किरदार पर आया। आना नहीं चाहता था, मकसद सिर्फ जोई को सताना चलाना था, लेकिन वो वाकई अपने दिल में गड़ती सलाख दर्द महसूस करती खुद भी अपनी कैफियत पे थम गई। जब तक मैं अन्नान के निकाह में थी, इस बीच मैंने किसी और को खुद को छूने तक नहीं दिया। जॉन कई बार मेरे करीब होने की कोशिश कर चुका है, लेकिन मैंने उसे रोका। भले वफादारी और पाकिज़गी का मुझ जैसी से दूर दूर तक ताल्लुक ना हो, लेकिन मुझे पता है कि एक का बनकर रहना रिश्तों में ज़रूरी होता है, फिर चाहे वो गले का तौक़ी क्यों ना हो। इसके लहजे से समझ गया था कि वो हट हुई है। इसका हाथ थाम कर माफ़ी मांगने तक का सोचा, पर हिम्मत कहाँ से लाता। मेरा वो मतलब नहीं था। नज़र चुराई वजाहत दी तो मुस्कुरा दी, फिर धीमा सा हंसी। मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हारी आम सी बात भले सच्ची भी हो, दुख देने लगी है। जोई की अहानत व सुबकी की सब झुकी आंखें मुही बलोच पर इम्तिहान थी। मुझे हैरान तो मत करो, तुम और दुख जोड़ काफ़ी अनफिट है। वो उसकी उदासी को हटाने और चिढ़ाने की कोशिश कर गया और कारआमद भी साबित हुई। तुम और इंसानियत, ये जोड़ भी काफ़ी अनफिट है। बहुत ही कोई हार्टलेस इंसान हो तुम। जो भी तुमसे मोहब्बत करेगी रोती ही रहेगी कि किस किस्म की पक्की मजबूत दीवार से सर मार बैठी हैं। इसके मुंह से हमेशा आग निकालते हो तो कोई मुंह नहीं लगाएगी। किस चीज़ तो भूल ही जाओ। भड़क उठती वो इसको कोसती हुई आखिरी जुमले पर खुद ही खौफज़दा हुई, क्योंकि मुहिब इसे खा जाने वाली नज़रों से घुर चुका था। मुझे मुँह लगना ही नहीं है किसी के। जाओ यहाँ से, फजूलियत हाँ का बंद करो। बिना दबे वो दुगना बिगड़ा। जोई ने मुठ्ठियाँ भींचे, गुस्सा दबाया, पैर पटकती वापस अंदर चली गई। लेकिन मुही बलोच के होंठों पे पुरसुरूर मुस्कुराहट ज़रूर उभर कर मादूम हुई, और ये बेखुदी बेसबब होती है ऐसा भी मुमकिन नहीं था। कहाँ है ये शख्स? उफ, अन्नान में कहाँ ढूंढे आपको? 7 बज गए हैं। हाजरा ने डिनर बनाया तो अशबा ने अन्नान की पसंद की काफ़ी सारी डिशेस भी बनवाई ताकि उस पर गुस्सा ना हो, मगर सुबह से गया वो रात होने को आई तब भी ना लौटा। हाजरा तक इजाज़त लेती चली गई। वहीं आलम हाउस वाले भी सब फार्म हाउस पे छापा मारने को तैयार थे। अशबा ने बहुत लाइट पिंक सा जोड़ा निकाल कर पहना, तैयार भी हुई कि अन्नान का किसी भी तरह गुस्सा करके गुस्सा दूर करेगी।
لیکن اس کا مسلسل بند فون اشبا کے دل کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ اسے کالز ملا رہی تھی جب دروازے پہ ہوتی آہٹ اور عنان کے اندر آنے پر وہ تیزی سے فون کاؤنچ کی سمت اچھالتے دوڑ کر عنان کی طرف آئی، جو سپاٹ نظروں سے اپنے قریب رکتی، نہ اشبا کو دیکھنا چاہتا تھا نہ اس کی موجودگی اس وقت اس کے جہنم بنے سینے کو سکون دے سکتی تھی۔ میرے راستے سے ہٹ جا، عنان نے اسے پرے دھکیلا، مگر وہ پھر سے راہ میں آئی اور اس بار دونوں ہاتھ اس کی کالر پہ جمائے، چہرہ عنان کی گردن میں گھسیڑا، جس سے عنان ابراہیم خود کو بے بس محسوس کر اٹھا۔ مجھے جو سزا دینی ہے دے لے، ناراضگی کے سوا میں نہیں گئی بھیا کے ساتھ عنان۔ وہ اس کے گلے لگے ہچکیوں سے اس کی پرو سنگ دل بنا اسے پکڑ کر خود سے کسی آسیب کی طرح چمٹنے سے روکتا پرے دھکیل گیا۔ چلی جاتی تو کیا مر جاتا؟ وہ اس کے بھیانک سوال پر سہمی، ڈبڈبائی بھوری آنکھیں مقابل کی سنگ دلی پہ اپنے آپ میں ڈوبنے لگی۔ میں مر جاتی؟ سانس کی صورت یہ جملہ سسک کر ادا کرتی، اس سے پہلے اس کا ایک آنسو بھی گرتا۔ عنان نے بیچ کا فاصلہ کاٹتے اس کو تھام کر اپنے حواسوں کو بگاڑ کر توڑ کرتے ان بھیگی سانسوں کے حصار میں تواتر اپنے رکتی سانس کھینچی۔ اس کے لمس کی شدت آج ایسی تھی جیسے کسی نے اس شخص کو پیاسا صحرا بنا دیا ہو۔ اس کے جکڑے بے باک شکنجے میں اشبا نور کا اعتراض، مزاحمت اور دکھ دھول بن گیا۔ اس استحقاق کا رنگ اشبا کے ہونٹوں کے عنابی رنگ کی جگہ آکشان سے براجمان ہوا، یہ دیکھنے کو نہ جانے زندہ رہتی یا نہیں۔ اس لمحے تو اسے عنان ابراہیم کی شدت، قیز، جنونی گرفت کے سبب ہر شے خلا میں حائل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، اپنا آپ بھی۔ جب بیچ کا فسوں سانسوں کی مدہوش کن آواز پابندی حلاوت سے بڑھنے لگا، تب جا کر اس کی ٹوٹتے سانس پر رحم دل ہوا۔ ہم دو کے بیچ دوبارہ مرنے کی بات نہیں ہوگی، تم بھی یہ سمجھ لو اور مجھے بھی سمجھنے دو۔ مجھے مکرنے مت دینا اشبا نور۔ ساری کرواہٹ جیسے اس شخص کے جسم اور دل سے رخصت ہوتی محسوس کیے، وہ مقابل کے دی آسانی پر ذرا فاصلہ سمیٹ کر جھکی پلکوں کی جھالر اٹھا سکی تو نظر عنان ابراہیم پر آ کر مبہوت ہوئی۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی کمر پر ڈھیلی پڑتے گرفت پر سہم گئی۔ سب کچھ مجھے ہی کرنا ہے کیا؟ خود کو عنان کی بے خود نظروں میں مرکوز پائے وہ فوری نظر جھکا کر بولی، مگر اس شخص کی بڑھتی تشنگی، اس کا کمر کے اطراف بازو کا جکڑتا جال، اپنی سمت دباؤ، یہ سب اشبا کی آواز گلے میں گھونٹ کر خاموش کر گیا۔ وہ اتنی قریب کر لی گئی تھی کہ وہ شخص اشبا نور کی آنکھوں میں چمکتے ستارے تک تصغیر کر سکتا تھا، اس کے چہرے کی جلد کی تہ میں تلے حرکت کرتے لہو تک کو اپنی گہری آنکھوں سے آنچ دے سکتا تھا۔ اس لڑکی کے مدھم گلابی رنگ میں نہائے ہوئے ہونٹوں پر بنی لکیر ہر سلوٹ سے مدہوش ہو سکتا تھا، اس کے چہرے سے چھوٹتی کئی طرح کی خوشبوئیں انہیل کر سکتا تھا۔ میں تمہیں مزید نہیں رلاؤں گا، میں تمہیں آج اجازت دیتا ہوں، تم میرے بنا بھی خوش رہو۔ جانے یہ پورے دن کی سوچ بچار کا آخری نتیجہ تھا یا پھر عنان ابراہیم کا ایک اور بھیانک روپ۔ آپ کے بنا خوش کیا مطلب؟ اس کے حصار میں سمٹ کر کھڑی، اس کے دل کی ہمیشہ کی طرح سست سی دھڑکن محسوس کرنے کے بیچ ان اسود منور آنکھوں پر پریشان ہوتے ہکلائی، کچھ ہونے لگا ہے تمہاری آنکھوں سے جب یہ نمکین پانی ان رخساروں پہ اترتا ہے تو مجھے لگتا ہے میرے دل کے آس پاس دباؤ پڑ رہا ہے، میں جو کچھ اپنی گھٹن کو کم کرنے کو کرتا ہوں وہ اس میں اضافہ کر رہا ہے۔ دشمنی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اور اب عنان ابراہیم یہ اوچھے وار نہیں کرے گا، اب جو کروں گا ڈنکے کی چوٹ پر کروں گا، لیکن اتنا جان لو اب تمہارے ہاتھوں کوئی زیادتی ہونے نہیں دوں گا، ان ہاتھوں سے جنہیں چھوتے ہی میرا اکیلا پن مجھ سے دور ہو گیا۔ ضرورت سے بھاری پڑتے کٹھور لہجے کی تیرگی، دل کے اندر کا زہریلا پن تو وہ سمجھ نہ سکی، وہ تو اس جادوگر فریبی شخص کے پہلے اظہار پر ہی پتھر کا بت بن چکی تھی، اوپر سے وہ اتنے قریب تھا کہ ایک سانس میں دوسری سانس کی خوشبو بے تکلفی سے شامل ہوئی جا رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو وارفتگی سے تھامتے ہونٹوں کے قریب لائے چومنے لگا، ہتھیلی پشت انگلی ایک پور کو اس کے ہونٹوں کا ہر لمس اشبا کو آزمائش سے گزارتا گیا، اس قدر شدید بدحواسی جیسے اس کے نازک ہاتھوں پر بنی لکیریں مٹا دے گا۔ اشبا کے دل کو دھکا لگا، عنان آنکھوں میں عنان ابراہیم کو دیکھتے نمی اتر آئی۔ عنان، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدمے کی کیفیت میں وہ بڑبڑا اٹھی، جبکہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر کھینچے اپنی کمر کی طرف باندھے، وہ پھر اس کی پشت پر ہاتھ باندھے اسے اپنے بس میں کرنے کو لگا گیا، پر ایسی پرزور گرفت جو ہڈیوں کو چٹخا سکتی تھی، شان دل کو دہلا سکتی تھی اور پرسکون جذبات کو طوفان بنا سکتی تھی۔ تو مجھے نہیں سمجھ سکتی کبھی، میں خود کو بھی نہیں سمجھ سکتا، میں کچھ اور ہوں، مجھ سے جڑی ہر چیز مختلف ہے، اس کے باوجود میں بلا جھجک کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت اپنی زندگی کا بدترین اور بہترین وقت ایک ساتھ جی رہا ہوں۔ یہ صرف بدترین بھی ہو سکتا تھا اگر تم بیچ میں نہ آتی۔
اس کے روح تک کی راحت کو اتارتے اظہار کے باوجود اشبا کو یوں لگ رہا تھا کہ اس کے حلق میں کانٹوں سی چبھن اور زبان پر کرواہٹ کھل گئی ہے۔ اس کا سر چکراتا نہ تو کیا کرتا۔ عدنان کا یہ روح پہلے سے زیادہ جگر پاش تھا، فتنہ خیز تھا۔ عدنان کیا کہہ رہے؟ ہوش میں تو ہے؟ نشہ کر کے آئے ہیں؟ مجھے خواب سے خوف آ رہا ہے۔ کپ کپاتی ہوئی ٹوٹے لہجے میں سسک اٹھی تو عدنان نے اسے پکڑ کر روبرو لایا۔ اس کی حالت پر آدھے چہرے کے سنگ وجاہت خیز مسکرایا۔ نشہ؟ اشبا نشے ہی نہیں ہوں میں، لیکن تم اپنا عادی کر کے بہت بری شکست دیتی دکھائی دے رہی ہو۔ پھر شاید تم دور ہو گئی تو دنیا کا ہر لذت بھرا نشہ میرے لیے بیکار ہو جائے گا۔ آج تم چلی جاتی تو سب ختم ہو جاتا، لیکن ہمارے بیچ سب ختم ہو یہ قدرت نہیں چاہتی۔ شاید ہمارا ساتھ تھوڑا اور لکھا ہے۔ وہ سچ میں اسے اس وقت پاگل لگ رہا تھا۔ الٹی سیدھی باتیں اس کی اشبا کی جان پر بن رہی تھیں۔ تھوڑا اور سے کیا مراد آپ کی؟ ابھی نہیں تو کیا کچھ وقت بعد چھوڑ دیں گے مجھے؟ میرے کسی احسان کو یاد نہیں رکھیں گے؟ اس درجہ قربت میں سانس لینا مشکل تھا، اور یہ ستم کہ وہ اس فصوں میں بول رہے تھے، دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کو سن رہے تھے۔ سوکھتے لبوں پہ زبان پھیرتے ان کو ترک کرتی وہ گھٹ جاتی آواز کے سنگ کمزور سا بولی تو عدنان اس کی گردن میں دمکتا سبز نگینہ دیکھتے اس کے دل پر قابض آنکھوں میں جھانکنے سے گریز بڑھتا۔ اس کی گردن سے نیچے کو سفر کرتی آنکھیں اشبا کو لرزا گئی۔ وہ خود ہی ایک نیا سردرد ترک کرتا خود ہی اشبا سے آنکھیں ملا گیا۔ جتاؤ تو مت اپنا احسان۔ ہاں مانا کہ احسان کیا تھا تم نے مجھ سے محبت کر کے، مگر جتاتی ہو تو برا لگتا ہے۔ وہ اداسی سے اس کو دیکھتا ڈانٹ گیا، جبکہ اشبا کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی تھی۔ جتا نہیں رہی، صرف سوال پوچھنے کا حوالہ دیا ہے۔ وہ بنا خائف ہوئے اپنے سوال پر ڈٹی تھی، اور عدنان اس کی خوشبو اس کی مخملی سانسوں کے سحر میں جکڑا جا رہا تھا۔ چھوڑو سب سوال، میری زندگی میں کل کوئی معنی نہیں رکھتی، جو ہے ماضی ہے یا حال۔ سب مجھے اپنے سوالوں سے چڑھاتے ہیں۔ تم بھی سوال کرو گے تو میرا حال بے حال ہو جائے گا۔ سفاکیت کے سنگ اس کو ٹال گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ اپنی گرفت کا کفر لگائے اس کی سانسوں کو سست کرتا، یہاں تک وہ اس کے جسم جاں میں جم جاتے لہو پر مچلتی ہوئی اس کو خود سے پھڑپڑاتی پڑے دھکیلنے لگی۔ اگر دستک نہ ہوتی تو شاید وہ اسے اپنی اس تڑپتی ہوئی پش رفت سے ہی مار ڈالتا۔ عالم ہاؤس کے مکی پہنچ چکے تھے۔ وہ سنبھلا، اشبا نور سنبھالتے اس کی آنکھوں میں جھانک کر معذرت کر کے اس کے گال کو چومے دور ہوئے، اپنے آپ کو کمپوز کیے، پلٹا اور دروازہ کھولا تو سامنے عالم ہاؤس کے تمام مکی مسکراتے چہروں کے سنگ اس کی پرائیویسی کا بینڈ بجانے پہنچ گئے تھے۔ اس کے دروازہ کھولنے تک اشبا وہاں اپنی بکھری ہوئی رعنائیاں اور چہرے کے مٹے رنگ چھپانے کو کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ لیزا اور ہادی سب سے پہلے انٹر ہوئے، جبکہ اس شخص کی نظر جب مسکراتی ماں سے ملی تو وہ کوئی اور ہی عدنان ابراہیم بن کر ان کی کھلی بازوؤں میں لاڑ و محبت سے جا سمٹا۔ یہ منظر آئس، ایدا، عریش اور زیان چاروں کے لیے دلکشی کا کل محور ثابت ہوا۔ بہت برے ہو تم، اپنی شکل کو درسا دیا ہے، ٹھیک ہو؟ روحا کی تڑپتی ممتا اس کے سینے سے لگ کر معمول پہ دھڑکتے دل کے سبب قرار ملا پر وہ پوچھ کر تسلی کرنا نہ بھولی، جی آئیے، خوش آمدید۔ رسان سے سرسری جواب دیے وہ ان کو اندر لیے دوسرے سینئر اور جونیئر کپل سے ملا۔ اپیا کی مسکراتی آنکھیں دل کی راحت کا سبب تھی تو زیان عالم کے گلے لگنا تھوڑی خوشی، آئس کا ہر رنجش بلا کر بغل گیر کرنا بھی اچھا تھا، اور عریشہ کا پیار و لاڑ سے گال سہلانا، ایدا اس کی گال پر پیار دے کر ملنا سکون کا سبب۔ وہ لوگ اچانک تو آئے، مگر ڈنر ٹیبل سجی دیکھ کر سب کی حیرت میں ڈوبی آنکھیں عدنان ابراہیم پر آنٹی کی اور اسے بے چین کر گزری۔ کہیں تمہارا اور اشبا کا سم تھنگ اسپیشل ڈنر کا پلان تو نہیں تھا؟ ہم نے رنگ میں بھنگ تو نہیں ملا دیا عدنان؟ زیان تایا جان کی دانستہ شرارت پر آمیدہ سرگوشی پر وہ بے چینی سے سر نفی میں ہلا گئے۔ میں نہیں جانتا یہ سب اشبا نے کیا ہے۔ عدنان کی معصومیت اور لا تعلقی پر سب نفوس مسکاتی شریر آنکھیں ایک دوسرے سے ملاتے قربان سا مسکرائے۔ اشبا بھی اپنا حلیہ درست کرتی قربت کی سنگینیوں سے چہرے کی سرخی اور وجود کی کپکپاہٹ پہ قابو پائے، واپس نیچے آئی تو سب کی آمد اس کے اعتماد کو بحال کر گئی۔ روحا ہی سب سے پہلے اٹھ کر اپنی لاڈلی بہو کے گلے لگائی، ملی۔ ایدا اور عریشہ کے بعد زیان بھی گال سہلاتے اشبا کو عدنان کے بغل میں بیٹھنے کی جگہ دی، خود دوسرا کاؤنٹ سنبھالا، جبکہ ہادی اور لیزا تو فارم ہاؤس کے ریسرچ میں لگے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے سب آگے، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اشبا نے سب کی خود پر شفیق نظروں کو دیکھ کر ڈر کر سوچا۔ عدنان کافی سنجیدہ لگ رہا تھا، پاس بیٹھا ہوا یوں تھا جیسے ایک پرسکون سمندر، لیکن جب اشبا نے اس سمندر کی توغیانی کو سوچا تو لب مسرور مسکراہٹ میں ڈلے۔ تم دونوں کل جہان کی طرف آئے تھے لیکن گھر آنے کی زحمت نہیں کی، سب ٹھیک ہے نا؟ تم دو کے بیچ
तो यार आ जाओ ना वहीं। और तुम अन्नान, 4 साल की जुदाई क्या काफ़ी नहीं थी कि तुम अकेले बसने पर डट गए हो? हल्की फुल्की की गुफ्तगू के बाद जिया ने आखिरी शिकवा कर ही दिया और अन्नान ने भी तभी गर्दन फेर के अपनी सिम देखते अशबा को देखा। मैं और अशबा कुछ दिन मजीद एक साथ रहना चाहते हैं। आई मीन वी नीड प्राइवेसी। जब मुझे लगेगा कि मैं अशबा के साथ आलम हाउस में रहने के लिए कंफर्टेबल हूँ तो आ जाऊँगा। आप लोग जब चाहे आ सकते हैं। ना तो कोई बेजा वजाहत दी, ना बहाना तराशा। जियान को इसकी ये अलग थलग प्राइवेसी चाहने की बात कुछ पसंद तो ना आई, मगर वो यहाँ आकर मजबूर हो जाते थे। हमने क्या तुम दो के कमरे के बाहर खैमा लगा लेना है? कौन सी प्राइवेसी चाहते हो लाडले? इस बार आयस ने इसे लताड़ा। सब धीमा से मुस्कुराए। अच्छा ठीक है भाई, जैसा वो चाहता है कर लेने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि इन दो को भी हनीमून पर रवाना कर दूँ। इधर शादी हुई, उधर एक ने यूनी ज्वाइन कर ली, दूसरा बिजनेस में मसरूफ हो गया। कुछ सीखो तुम दो भी उनसे। माहौल में घुलती संजीदगी अरीशा साहिबा ने अपनी मुस्कुराती ताकीद से कम की। ऐदा ने लजाई सी नजर आयस पर डाली, जो ऐदा की आज एक्स्ट्रा खुशी पर मसरूर हुए जा रहा था। कोई आज ऐदा से पूछता कि वो यही कहती कि हवाओं में परवाज कर रही है। जब से इसने अनुषा के लम्स को महसूस किया, वजूद में लगा ग्रहणमान पड़ चुका था। बिल्कुल जाना चाहिए। आप नानू की तरफ क्यों नहीं हो आते? दोनों हमसाइयों को भी ले जाओ साथ। अन्ना ने जिस तरह साहिर और ईमान का हवाला दिया, सब ने बैक वक्त इससे घूरा। हत्ता के साथ बैठी अशबा ने भी। सब मुझे क्यों घूर रहे? इन दो का नाम लेने से मेरी ज़बान पर कड़वाहट घुल गई तो फिर से जहन उगलने लगूंगा, जो आप सब मेहमान हजरात को अच्छा नहीं लगेगा। गनीमत जाने के बहुत मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किया है। तल्ख लहजे में वो रिटाई के संग सबकी घूरियों से भी नाकायफ हुए। बोला। एक लम्हा माहौल पर सन्नाटा छा गया। ये नहीं सुधरेगा कमीना। आइस का बस ना चला। उठकर एक दो लगा डाले। खुद अशबा ने भी माहौल पर छाई तुंद को लहर को कम करने के खातिर सबका डिनर टेबल की तरफ ध्यान दिलवाया। सब उठकर डाइनिंग हॉल के सिम बढ़े तो अशबा ने घूर कर अन्नान को देखा। सबकी मौजूदगी का लिहाज कर गई, वरना सर तो यकीनन फाड़ देती। जियान तो इसके बाद ज़्यादा देर चुप ही रहे। अन्नान का सुलगता लहजा ही सोचते रहे। ईमान और साहिद दोनों की फिक्र हुई, जबकि ख्वातीन ही तलखी को कम करने में हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगी। डिनर के बाद अशबा ही सबके लिए चाय बनाए गई तो रोहा भी इसकी मदद को किचन का रुख के इस तक पहुंची। ये सब तुम खुद करती हो? रोहा के बिखरे किचन को देखकर फिक्र घेरा। नहीं तो ये सब हाजरा अपिया ने किया, वही संभालती है किचन, घर की सफाई भी वही करती है, मुझे तो कोई काम नहीं करना पड़ता। अशबा ने मुस्कुरा कर पलटे रोहा को बताया तो उनको तसल्ली हुई। शुक्र है इतनी अकल है मेरे बच्चे में कि तुम्हारे आराम सुकून को सोचता है। ये बताओ तंग तो नहीं करता तुम्हें? अशबा को देखकर इनको ऐसा लगा कि वो रोई है जब सबके बीच आई और तभी से उसके अकेले होने का मुंतजिर थी कि ताकि बात कर सके। तंग थोड़ा सा। अशबा ने कुछ सोचते हुए सर हिलाए तो रोहा उसकी मासूम सी हाँ इतनी प्यारी लगी कि फौरी गले लगा गई। स्पेशल वाला तंग करता या फिर ओके है? अलग होते ही इसकी जानिब देखकर जो बोली वो अशबा के चेहरे पर सुर्खियाँ छलका गया। तुम दो के बीच सब नॉर्मल है? आई मीन पर्सनल नहीं हो रही हूँ, बस तसल्ली चाहती हूँ कि वो तुम्हें अहमियत दे रहा है या नहीं। रोहा के प्यार भरे इस्तिफसार पर अशबा इससे पहले जवाब देती। अन्नान के किचन में आने पर वो दोनों चौंकी। दे नहीं रहा अहमियत, ये छीन लेती है। आपकी फ़िक्र बजा है, पर बाहर मुलाहिजा करें इस लड़की के चेहरे की। आपको क्या लगता है किस किस्म की अहमियत के नताइज हैं मम्मी? अन्ना ने नरमी से रोहा को हिसारा तो अशबा इसके इस रूप पर गुंग रह गई। मस्ती भरा हुआ अन्नान का लहजा जिस्म पर कप कपी उतार लाया। वहीं माँ बेटे जैसे मुस्कुराए। अशबा का हाय सा चेहरा सुर्ख हुआ। मुझे तुमसे ही उम्मीद थी, रुलाना मत इसे, ये बहुत कीमती है तुम्हारे लिए मेरी जान। मोहब्बत करने वाले खुश नसीबों को मिलते। चाय बनाने में इसकी मदद करो। प्यार से वो दोनों को निहारती। अन्नान का माथा चुमे पलट कर अशबा के गाल पर बोसा देती किचन से गई तो अशबा इनको जाते देखा, फिर घबरा कर अन्नान को दिखने लगी। मदद को भेजो भाड़ में, वहीं से कंटिन्यू करें। वो इसको अपने करीब होता महसूस करती होश में लौटी तो फौरी अन्नान का अपनी जेरी कमर की जानिब पलटा, हाथ हटाकर। पर क्या पागल हो गए? हटे। वो इसी गुर्बत से बदहवास होती पलटी। चाय उबलने को थी पर तब मचल उठी जब अन्नान ने इसी कमर के बिखरे बाल जरा सरका कर देखा तो गर्दन की पुष्ट पर अपने लब सहलाए। ये लम्स अशबा की रूह तक लर्जा गए। समझ नहीं आ रही, दूर हो जाए, कोई देख लेगा। अशबा की हिम्मत ने जवाब दिया तो उबलती चाय का नीचे चूल्हा बंद किया। इस पे इसके हावी हजार में पलट कर दोनों हाथ इसकी मजबूत सीने से टिका कर खुद से दूर की अपना बिखरता सांस संभालने लगी। सब कुछ चलता करवा दो, फिर मत दूर धकेलना मुझे, फिर कोई नहीं देखेगा। इसकी संदली लबों के करीब होठों को ठहरा कर मुकाबिल के लहू को मुंजमिद करती सरगोशी किए। इसी खुले बालों से फितना कस अटके लिए किए। वो नजरें मदहोशी से चार के दूर हुआ और शराफत से खूबसूरत टी सेट को शेल्फ पर रखी।
ट्रे में अरेंज करते ही किचन से निकल गया। अशबा ने सीने पर हथेली जमाते वहाँ जमा होते अजीब से दर्द को सहला कर रफा करना चाहा, पर वो ये रूप दिखाकर इसके पैरों से जान निकल गया था। कुछ देर अपने घबराए दिल को हिम्मत बख्शते वो चाय लिए बाहर आई। अन्नान टांग पर टांग जमाए पूरी शान से बैठा इसे कुछ अलग ही नज़रों से निहार रहा था, जिसकी तपिश अशबा के मरमरे हाथों में सबको कप थमाते बीच लर्जिश जगा गई। खैर आधा घंटा ये अकीर ज़ब्त का मुकाम रहा था। सबने चाय पी और रुखसत हुए। शाम तो खूबसूरत ही हो चुकी थी, रात भी खूबसूरत होने का हक रखती, यही सोचते अन्ना सबको सी ऑफ करने के बाद वापस आए तो अशबा लाउंज में तमाम चाय के बर्तन इकट्ठे करके किचन में रखते बिना धोए अपने कमरे में न सिर्फ भाग चुकी थी बल्कि दरवाज़ा लॉक की ड्रेसिंग के सामने आ रुकी। अपने सर्द पड़ती हथेलियों को गालों से लगाए वो गहरी गहरी सांस भर रही थी। अन्ना ने मुस्कुराकर किचन का रुख किया। 10 मिनट लगाकर मौसूफ ने सुगड़पन का मुजाहरा करते डिनर और चाय के तमाम बर्तन धोए। इसे इन कामों की आदत थी। किचन साफ ही इसे पसंद था। भले डिनर हाजरा बना गई थी पर किचन काफ़ी फैला हुआ था जो अन्नान को चिढ़ा रहा था। हैंड वॉश किए वहीं रखा मॉइस्चराइज़र हाथों पर लगा कर मसलता वो किचन से बाहर लाउंज में आकर रुका और सर उठाए नज़र बंद दरवाजे पर डाली। फोल्ड कप जो बर्तन धोते वक्त किए उनको खोलकर शर्ट की सलवटें दुरुस्त करता सीढ़ियाँ चढ़ा। इसका एक एक अपनी तरफ बढ़ता कदम अशबा के दिल तक को सुनाई दिया। ऐसा लगा आज दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। अन्ना ने दरवाजे के पास रुके मुस्कुरा कर डोर नॉब घुमा, मगर कमरा लॉक देखकर इसके क्लियर होठों पे रसीली से मुस्कुराहट बिखरी। तुम्हें पता है मेरे पास हर कमरे की चाबी मौजूद है। फिर दरवाजे के साथ कमर टेक, हाथ सीने पर बाजू के संग लपेटे फुर्सत से अंदर खुद से लड़ती अशबा नूर को वार्निंग दी गई, जो इसकी आवाज़ पर उछल कर पलटी और ड्रेसिंग के साथ जा लगी। आई एम नॉट फीलिंग वेल, नींद आ रही है, जो बात करनी है सुबह होगी। वैसे भी मैं पूरा दिन आपका इंतज़ार और फिक्र कर के काफ़ी थक चुकी हूँ, सर दर्द करा है, गुड नाइट। अपनी आवाज़ में रस जाती बेकली वो इस सर्द हुक्म देने के बीच छुपा न सकी और अन्ना ने सुना ही वो जो इससे कहा ही नहीं। सर दबा देता हूँ, क्या ख्याल है? नरम सी सरगोशी जो अशबा की धड़कनें बढ़ा गई। गला दबा देगा ये बंदा मेरा। उफ। अशबा के हाथ पैर ठंडे हुए तो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाए मैट्रेस पे जा बैठी क्योंकि टांगे कांप रही थी। ज़रूरत नहीं है, पेन किलर ले लिए जाए, आप भी सो जाए, एक बार फिर हिम्मत किए हुए से जवाब देती, जबकि अन्ना ने पलट कर माथा कमरे के दरवाजे से कुछ देर लगाया और हंसता हुआ पलटा कदम दरवाजे से दूर उठाए। ठीक है, गुड नाइट, चलता हूँ। भरपूर यकीन दिलाते लहजे में वो कहे वही कॉरिडोर में दो तीन चक्कर चला ताकि अशबा को यकीन हो कि वो चला गया, पर उधर हकीकत वही सीढ़ियों के आगाज में रेलिंग से लगा खड़ा टकटकी बांधे हुए दरवाजे पर नजरें जमाई खड़ा था। अशबा ने 2-3 मिनट तो पहले सुख का सांस लिया और फिर जब तसल्ली हो गई कि वो जिन जा चुका है तभी बहादुरी का सबूत दिए उठी और नंगे पैर ही चलती दरवाजे तक आई। डोर नाब घूमते देखकर अन्नान अपने लब की एक दूसरे में पेवस्त करते उमड़ते कह को दबाए अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए। जो ही अशबा ने लॉक खोल कर दरवाज़ा खोला, अन्नान इसकी कलाई जगड़े झटके से बाहर खींचा और इस अचानक अफ्तार पर वो संभल ना पाती, न सिर्फ कमरे से बाहर धकेली गई बल्कि अन्नान के सीने से जा टकराई। इसकी सहम जाती खामोश धड़कन अन्नान को फिर से मुस्कुराहट दे गई। चीटर छोड़े। वो इसके वजूद की हरारत जब तोड़ने लगी तो गुस्से से इसे दूर करती परे सरकते दरवाजे से जुड़ी दीवार से जा लगी। वो तो तुम हो, मुझसे इतना डर क्यों रही हो? मैं क्या तुम्हें निगल जाऊंगा? क्या अब कहना पड़ेगा कि अपना कुछ वक्त मुझे दे दो? इसी गुर्बत के लिए वो आज पहली बार तिश्तगी आया करता हुआ अशबा को सोचने समझने की सलाहियत ही छीन गया था। समझने आया कि क्या जवाब दे, बच निकलने का कोई रास्ता न रहा। कि क्या चाहते हैं आप? दीवाने नहीं हैं आप तो मेरे, तो क्यों कर रहे हैं ये हदूद पार? फिर देखे मुझे हर्ट होता है बहुत, बिना किसी फीलिंग के आपका मुझे। वो बोलते बोलते रुकी क्योंकि वो इसका जवाब देने को बेकरार था। फीलिंग पहले या बाद में नहीं आती, इस लम्हे आती जब तुम्हें छूता हूँ। बहुत मुख्तसर एहसासात हैं, दोगले और मुनाफिक जो तुम्हारे लम्स छूटते ही गायब हो जाते हैं। दीवाना नहीं हूँ लेकिन कुछ तो हूँ जो मुझे ये सब करते हुए निहायत खुश जायका लगता है। तुम पसंद रहती हो। इस वक्त जब तुम्हारी मीठी खुशबू छूता हूँ और महसूस करता हूँ फीलिंग में सिर्फ बर्बादी है और तबाही रखी हुई है। सब कुछ इसी में है अशबा नूर। अन्नान के खुमार और सरूर के गलबे में रंग बदलती आंखें और इनका देखना अशबा को भी किसी काबिल न छोड़ रहा था, लेकिन मेरे नज़दीक फीलिंग में ही सब रखा है। इसके तकाजे को रद्द करती वो इसकी बेशरफत करती
होठ पर हथेली का कुफल लगा कर गुरेज बरत गई। इसका गुरेज बड़ जानलेवा था। प्लीज थोड़ी देर। वो तड़प उठता इसकी हथेली को परे सरकाने के जतन में, जब ये भूल गया कि इस अनाज़ादा कहाँ कर हार गया है। नो, पूरी कुव्वत से इसे खुद से दूर किया, मगर वो फिर से इस पर हावी हो। इसकी मज़ाहमत करते इसके हाथों की उंगलियों में जकड़ते इन्हें दीवार से पिन किया तो अशबा ने खौफ से लबरेज आंखें अन्नान की आंखों में हिलकोरे लेते जुनून पे टिकाई। ज़बरदस्ती करेंगे मेरे साथ? ऐसे नहीं हैं आप। इसके अंदाज, इसका ये रूप अशबा से सहना मुहाल था। तभी मिन्नत करती सिसक उठी। करने तो ज़बरदस्ती, मैं अपने इख्तियार में नहीं हूँ। रोकोगी तो तुम्हारी तलब हसरत बनकर मेरे अंदर घुटन बढ़ा देगी। हट नहीं करूँगा। गिनकर कुछ लम्हे मुझे दे दो, एक और एहसान कर दो। वो इसके अंदाज पर मज़ीद मजबूत न रहते रोती। वो इसे यूँ कभी नहीं देख सकती थी। वो इस पर हाकिम था, इसका मालिक था, फिर भी इस शख्स का मांगने का ये रूह फरसा अंदाज। ऐसा मत करे, छोड़े मुझे, मैं आपको संभाल सकती हूँ। प्लीज़ हाथ छोड़े, दर्द हो रहा है, मुझ पर भरोसा रखें। वो इसकी जुनूनी कैफियत से डरती इसको नरमी से समझाती बोली, जिस पर वो इसे कुछ देर देखता रहा। फिर झटके से इसके हाथ, इसके जकड़े वजूद सबको आज़ाद के 2 कदम पीछे हटकर अपना सर झटका कम किया। आज़ाद होते ही अपने हाथ फैलाए और से बुलाने लगी, मगर अन्नान के दिल जली सी स्माइल पास की, इसकी फैली बाजों को पकड़ नरमी से इसके पहलू में गिराया। आई एम सॉरी, तुम मुझे नहीं संभाल सकती मासूम लड़की। कहा था ना, वो फीलिंग बहुत मुख्तसर है। अब तुम बाखुदा जहर लग रही हो और मैं खुद परेशान हो गया हूँ तुम्हारे इतने शदीद जहर लगने पर। बेहतर है सो जाओ, गुड नाइट। मुकाबिल के हवासों पर कहर बरसाता व सफाकियत की हद करता इसे पत्थर बनाए देखते ही देखते जीने उतर गया और अशबा ने वही ज़मीन पर बैठे डबडबाई आंखों से इस रास्ते को घूरा जहाँ वो शरारा जाकर ओझल हुआ। या मेरे खुदा, ये शख्स ने मुझे दिमागी मरीज बनाकर छोड़ेगा। उफ, ये क्या करते जाते हैं। एक लम्हे में मेरे साथ। अन्नान, क्या करूँ मैं आपका यार? समझ ना आई, रोए या चीखे, और अगर चीखने पर भी दम घुटा रहता तो वो क्या करती? वही दीवार की ओर सरक का सर दीवार से टिका गई, जिसमें इतनी जान न बची थी कि वो उठकर कमरे में जा पाती। क्या ये तुम्हारे एहसान का बदला नहीं है अशबा नूर कि मैं तुम्हें खुद से बेजार कर रहा हूँ, बंद रास्ते में नहीं धकेल रहा, तुम्हारी मोहब्बत को बेजारियत और नागवारियत में बदल रहा हूँ और आने वाली अजियत और घुटन से बचा रहा हूँ, तुम्हें डिप्रेशन से बचा रहा हूँ। इसके लिए तुम्हारा मुझसे लगाव ख़त्म होना ज़रूरी है। अभी तुम नहीं समझ रही, समझ जाओगी तो दुआ दोगी। घुटन के सबब अपनी शर्ट को बंद बटन खोलता वो अजियत से खुद कलामी करता घर से बाहर निकला। घुटन तब भी कम ना हुई। पैन की जेब में धंसा फ़ोन बजा तो नागवारी के संग इसने कॉल को पिक कर ली। साहिर जिब्रान की दूसरी फ़्लाइट कुछ देर तक वापस आएगी। क्या चाहते हो आप? मुकाबिल मलगजी से गोदाम में मौजूद वो गुंडा बोला, लहजा लिया दिया था। इसकी गाड़ी पूरी महारत से उड़ाना, वापस नहीं आना चाहिए, ना मरना चाहिए, क्योंकि उसकी मौत इतनी जल्दी नहीं चाहता। अभी इससे इस लेवल की नफरत होनी बाकी है जब इसकी जान अपने हाथों से लूँगा। बस इसे मेरी ज़िंदगी से निकाल बाहर करो राजा। इसको यहाँ से कहीं ऐसी जगह पहुँचा दो कि इसे ईमान तक वापसी का कोई रास्ता ढूंढने से भी ना मिले। इस राजा नामी आदमी को हुक्म देते अन्नान ने सफाकियत की हदें पार करते कॉल काटी। अब समझ जाओगे जिस्म से रूह कैसे निकलती है। साहिर जिब्रान खान, तुम पर रहम खा रहा हूँ, वरना खुदा की कसम मार भी सकता हूँ। खुदा जाने इस रहम का सबब क्या है, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया है इस सज़ा पर। इस लम्हे इसे किसी का एहसास न था। वो वही कर रहा था जो इसे लगता था इसका सुकून लौटाएगा। इसी रात एक अनजान गाड़ी के साथ रात के सुनसान पहर बहुत भयानक हादसा हुआ और वो आग पकड़ती गाड़ी खाई में गिरकर अपने होने का निशान मिटा गई। बस एक आग का हैवला सा सिया आसमान पर बुलंद हुआ और कुछ देर बाद वो धुएं का गुबार भी बेवक्त होती अचानक रात के पहर बरसात पर इस फुहार में दब गया। बारिश की आहट ईमान की नींद तोड़ गई। वो अपना खाली पहलू तकती, घबरा कर उठ बैठी। बेड से उतरकर खिड़की में दुबकी बैठी लिली के पास आई, जिसके पंख भीगे थे, जो मुरझाई हुई थी। लिली, तुम डर गई क्या? डरो नहीं, बारिश अभी थम जाएगी, तुम्हारे पर भीग गए, ये सूख जाएंगे, तुम वापस उड़ सकोगी। वैसे सही नहीं है मेरे पास, लेकिन इनकी लिली आ गई, गुड हो गया। ईमान ने बाहर बरसती इंतहाई तेज़ बारिश से खुद घबरा कर लिली के पर छूने चाहे तो वो यूँ थी जैसे बेजान होकर ईमान की हथेली से लिपट गई हो। इसका यूँ ईमान के हाथ से लिपटना ईमान को भी खौफ ज़्यादा कर गया। तुम्हें तो पता होगा वो कहाँ है, उनकी बहुत याद आ रही है। मुझे एक मैसेज तक नहीं किया, मम्मी को कर दिया, मुझे करना चाहिए था। तुम जब यहाँ से जाओगे तो उनको कहना कि अपना फ़ोन दोबारा कभी बंद मत करें। ये बोलते समय खुद ईमान सहम गई, क्योंकि उसको अपने गाल तर महसूस हुए। जब उंगलियों की पूरे रुखसार पर सलाई तो वहाँ नमी थी। मैं रो क्यों रही हूँ? वह घबरा कर पलटी, आईने के सामने रुकी तो अपनी आंखें अपनी न लगी। सब ठीक है ईमान, रो मत, वो सुबह आ जाएंगे और कान पकड़ा कर माफ़ी मांगूंगी। बदतमीज़ ना हो तो। ऐसे कौन प्यार करता है कि ज़रा सी दूरी पर जीना तो भर हो जाए। नाराज़ हूँ आपसे बहुत ज़्यादा।
शायद इसके दिल को साहिर पर आई मुसीबत की खबर हो गई थी तो सांस रुकने लगा था। लिली वो दोनों उदास थे क्योंकि वो दोनों गायबाना खबर हो गई थी कि हवाओं का वो हम सफ़र कहीं खो गया है। एक नई सोगवार सुबह ज़मीन ज़ादों पर उतरी। अन्नान सुबह सुबह ही अशबा के जागने से पहले फार्म हाउस से गाड़ी लिए निकल गया था। वो जागती तो काटती हुई तन्हाई अन्नान की कमी पागल करने लगी। ऐदा यूनी से जाने से पहले हॉस्पिटल गई। आलिया को मस्जिद एक दिन और रख कर वो लोग डिस्चार्ज करने वाले थे। मेरा शौहर आया था। आलिया के बताने पर ऐदा फौरी इसके पहलू में आ बैठी। तो क्या कहा उसने? ऐदा का लहजा डरा हुआ था। यही कि बेटी कहाँ है? मैंने कहा उसको किसी को दे दिया तो पैसे मांग रहा था। मेरी गर्दन भी दबाई। नस ने बमुश्किल मुझे इस वहशी से छुड़वाया। मैं आपके दिए पैसे इस नशे की जवारी को नहीं दे सकती। वो एक दिन मेरी बेटियों का हक उड़ा आएगा, लेकिन वो कह कर गया है कि अपनी बच्ची को ढूंढ कर कोठे में बेच कर आएगा, पर यूँ मुफ्त में हाथ से नहीं जाने देगा। आलिया रोते रोते आवाज़ रंधी, जबकि ऐदा को इस सफाक शख्स पर गुस्सा आया। किस किस्म का बदबख्त इंसान है, इसका दिल नहीं कहाँ पर ये बकवास करते। ऐसे लोग तो शौहर और बाप बनने के लायक ही नहीं होते। आलिया, ऐदा का ये दिल ये सब सुनकर कांप गया, जबकि आलिया रोती हुई नजरें झुका गई। फिक्रमंद ना हो, मैं कुछ करती हूँ, प्लीज़ रोना बंद करें। अनुषा तक तो वो मर कर भी नहीं पहुँचेगा। वो डॉक्टर्स की बहुत जिम्मेदार टीम के सुपुर्द है। बज़ाहिर तो ऐदा ने इसकी तसल्ली दी, मगर वो जब मुरझाए चेहरे के संग रूम से निकली तो आइस कुर्सी से उठे इसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ रहा है? आलिया बहन ठीक तो है? अपनी करीब रुकती ऐदा को हिसार कर थामते आइस ने फिक्रमंदी से इस्तफसार किया, जिस पर ऐदा ने सारी बात बताई। आइस के चेहरे पर भी गुस्से भरा तासुर जगा। देखता हूँ मैं इस कमज़र को, मुँह ठीक करो। गायबाना इस सौदागर पर अताब ज़्यादा होने के साथ वो ऐदा को भी डांट गया। इसे कुछ पैसे दिलवा दे ताकि वो आलिया को तंग करना रोक दे प्लीज़, बल्कि मुझसे ले ले, मेरे पास काफ़ी अमाउंट पड़ी है। ऐदा का बस चलता तो अपना सब उठा कर दे देती। आइस ने इस मेहरबानी की देवी को खफगी से घूरा। अपनी पहाड़ अमाउंट को तुम अपने अनुशे के लिए संभालो। मैंने कहा ना कि ऐदा ये मामला मैं देख लूँगा, अगर तुमने चलो ठीक ना किया तो यहीं शुरू हो जाऊँगा। धमकी भी जनाब खासी खतरनाक देते घूरे। ऐदा लम्हा भर इसकी जुर्रत पर सांस लेना तक भूली। बहुत वो है आप, इसके सीने में चेहरा छुपाए खुद ही नज़दीकी इख्तियार करती वो आइस को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। वो क्या? आइस ने फ्री होते चहक कर पूछा, अंदाज से इश्तियाक छलका। अकेले में बताऊंगी, चले मुझे यूनी ड्रॉप करें। इसके बहकने पर बंद बांधे, मौसूफ हाथ पकड़े, बाहर की राह ली तो आइस भी हंसता हुआ साथ ही चल पड़ा। सुबह के वक्त फ़ज़ा में कुदरती नरमाहट घुली थी, लेकिन यूँ लग रहा था कि वो सड़ता पैर किसी नादीदा आग में जलना शुरू हो गया है। राजा की काल पर हॉस्पिटल अपने ज़रूरी कुछ पेशेंट्स छोड़े फौरी गोदाम रवाना हुआ। अपनी गाड़ी वेयर हाउस के बाहर सनसन एरिया में रोकते वो ड्रॉ ओपन करता, मुतनफ़िर निगाहों से मंजरों को घूरता बाहर निकला तो राजा के दो छठे बदमाश आदमी अन्नान इब्राहिम के करीब आ रुके। इनके चेहरे पर मनूसियत अन्नान के अताब के आगे मामूली लगी। कहाँ है तुम्हारा वो राजा? खुरदरेपन से इन्हीं में से एक आदमी पर इस्तेफाम में आंखें गाड़े गुर्रा उठा, जिस पर दोनों ने बैग पर गर्दन घुमा कर सामने ही इशारा किया। अन्ना ने नागवारियत से दोनों को अपनी राह से परे धकेला और नाक के सीध में वेयर हाउस से बाहर निकलते राजा की तरफ बढ़ा। इसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था वो आज कुछ तो तवा कर बैठा है। शायद अपने आप को, क्यों बुलाया है तुमने मुझे? राजा के चेहरे पर छाई परेशानी भापते अन्ना ने इससे सीधा सवाल पूछा तो मुकाबिल की नज़रें अफसोस व निदामत के संग लहजा भर चुरा गई। एक मसला हो गया अन्नान इब्राहिम। ये जुमला सुनने की देर थी कि अन्नान के माथे पे बल पड़े। लपक इस आदमी को गिरबान से ऐसी चट्टानी कुव्वत से दबोचा कि राजा के आदमी भी इसकी जान खतरे में महसूस किए पीछे आ गए। ये आते गए, गन्स अन्नान पे तान गए, मगर राजा ने इनको हथियार नीचे करने का फौरी इशारा किया। अन्नान ने जबड़े भींचे, खूंखार तेवरों से बारी बारी इन दो आदमियों की रूह फना की। फिर राजा पर अछटती निगाहें जमाई। भोंकना, क्या हुआ है? ये मत कहना कि वो मर गया। अन्नान की खुशूनत भरी चिंगारती आवाज़ इस खुली अराजी में दूर दूर तक गूंजी, जबकि राजा ने मायूस नजर यूँ डाली जैसे कह रहा हूँ कि ऐसा ही है, लगता यही अन्नान इब्राहिम, क्योंकि हादसे के बाद इस गाड़ी करीबी खाइयों में जा गिरी है। जब तक मेरे लोग हादसे की जगह पहुँचे गाड़ी का सुरमा बन चुका था। यही नहीं कि जिस जगह वो गिरी हर तरफ आग फैल गई थी, एक अंगूठी के अलावा कुछ नहीं मिला। अन्ना ने इसकी हर बात सुनी। दिमाग की नसें सिकुड़ने के भयानक दर्द के सबब झटके से इसका गिरबान छोड़ा, क्योंकि राजा इसे अपनी जेब से कुछ निकाल कर थमा रहा था। अन्नान के अपने हाथ में लर्जिश जगी, दिल न जाने किस एहसास के तहत फट गया। वो अंगूठी इसने साहिर के हाथ में देखी थी। इसे अपनी हथेली में देखकर इसकी आंखें न सिर्फ धुंधलाई बल्कि इसी हाथ को मुट्ठी की सूरत में कसते अन्नान पूरी कुव्वत से राजा के मुंह पर घूंसा मारते
मटेली ज़मीन पे गिरा, इस पे चढ़े गिरेबान दबोच कर ऊपर को घसीटा। इसके लोग दो बार गन तान चुके थे। यही राजा इशारा करता हुआ अन्नान इब्राहिम को भून डालते। तुझे कहा था जलील, वो मरना नहीं चाहिए, मार डाला उसे। कबीस, तेरी तो कब्र खोद दूंगा। मरना नहीं चाहिए था वो, मारना नहीं था उसे, इतनी जल्दी नहीं मर सकता वो। अन्नान के 2 घूंसे पर राजा की बस हुई, मगर फिर जैसे ही अन्नान इसके दोनों आदमियों को भी उठकर एक एक ठोकी, गन तो बेचारे भूल ही गए, जमीन पर गिरकर कराहने लगे। और अन्नान ने इन्हीं में से एक की गन उठाई और ठीक राजा पर वापस झुकते इसके माथे से पटकी। मौत का खौफ राजा की आंखों से टपका। देखो अन्नान इब्राहिम, मैंने बहुत आम सा हादसा करवाया था, शायद उसकी मौत लिखी थी, मेरी एहतियात काम नहीं आई। तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन सोच, अच्छा हो गया वो मर गया। ना तो गाड़ी का मलबा मिलेगा, ना किसी को लाश, ना नाम और निशान तक मिट गया उसका। ये अंगूठी तुम कहीं दफना देना, सब ठीक है। इससे पहले कि अन्नान इसके छींतड़ उड़ाता और नरम लहजे में यकीन दिलाते कायल करने लगा। अन्नान के चेहरे और गर्दन की रगें तकलीफ से तन चुकी थी। उठकर अपने बूट से इसे बुरी तरह राजा के मुंह पर हिट किया। वो वही बेहोश हो गया। गन जमीन पे दे मारे अन्नान खौफ ज़दा होता अंगूठी मुट्ठी में दबाए वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। मुतदिल मौसम के बावजूद इसका पूरा वजूद अरखालूद था, कांपते हाथों के संग गाड़ी कंट्रोल संभालता हुआ वेयर हाउस से 10-20 मिनट के फासले पर गाड़ी रोकता बाहर निकला तो एक हाथ अब तक मुट्ठी की सूरत में कसा था। पूरे वजूद में अजीब सी तकलीफ उठ रही थी, जैसे जिस्म की रगें कुन छुरी से काटी जा रही हो। ये क्या कर दिया मैंने उसे मार दिया। नहीं, उसकी मौत ज़रूरी नहीं थी। ये सब कैसे हो गया? वो नहीं मर सकता, नामुमकिन है। नहीं, ये ख्वाब है। मैं दोबारा से कातिल नहीं बन सकता। मैंने क्यों हादसे का कहा? या खुदा, ये मेरे हाथों से कैसे गुनाह हो गया? मैं नहीं, होश में आओ अन्नान इब्राहिम, मरा नहीं है। ऐसे थोड़ी कोई इसे मारेगा, वो और मर जाएगा। अपनी मखदूश हालत संभाल ना पाता वो वही गाड़ी के साथ गिरते सड़क पर बैठा, एक हाथ सर के नीचे सर के बाल नोचता, मुट्ठी खोलकर इस अंगूठी को देखते बेरब तड़पते जुमले कहता। वो सड़क ज़्यादा गंजान न थी, सुनसान थी। कुछ देर बाद कोई ट्रक या गाड़ी गुजरती, जिंदगी की शवायद महसूस होते और फिर से कब्र जैसी खामोशी और एक होक तारी हो जाती। आसमान बादलों से अटा था। ये सुबह बहुत भयानक थी। अगर वो वाकई मर गया हुआ तो बहुत देर तक इसका सांस हमवार ना हो सका। जिस सच्चाई से इनकार करके अपने डूबते दिल को संभाल रहा था, एक लम्हा मानी तो दर्द से सर फटने लगा। इर्द गिर्द तकते इसे दूर तक खामोशी के सिवा कुछ न मिला। दिल में घुटन बढ़ती गई, सांस तंग करती रही। वो कितनी देर ही इस दर्दनाक आगाही पर इसकी अंगूठी को तक तरह सुर्ख लहू लहान आंखें इसके मुकम्मल उजड़ जाने का पता दे रही थी। ख़त्म हो गई मेरी नफ़रत, मैं भी ख़त्म हो गया। साहिर जिब्रान, मुझे तुमसे इतनी नफ़रत नहीं थी कि तुम्हारा नामो निशान मिटाने की ख्वाहिश करता, लेकिन हो गया मेरे हाथों ये भी। अब क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? ये सब कैसे हो गया? ओह मेरे खुदा, तबाह कर दिया मैंने खुद को, ईमान को बर्बाद कर दिया, साहिर को, अशबा को। लानत है मुझ पर। पछतावे की आग अभी से इसके जिस्म को जलाने लगी थी। इसके अंग अंग से उठता धुआं बता रहा था कि कयामत आ चुकी है। अब यही इसी जगह इसे अपनी कब्र दरकार थी और कुछ नहीं। रात सारी नसों के सबब ईमान की क़ज़्न में डूबी आंखें ईमान की क़ज़्न में डूबी हुई थी। फिर भी इन पर मस्नूई हुस्न की तह चढ़ाकर वो इस उम्मीद पर नीचे आई कि जलती हुई आंखें साहिर को देखकर आराम पाएगी, मगर घर के किसी कोने में कहीं भी साहिर का निशान ना पाती। वो हार जाती। किचन की तरफ आई तो मुनीरा, जो आज लेट नाश्ता बनवा रही थी, ईमान को रोता देखे लपक कर इसकी तरफ आकर से थाम गई। मेरी जान, रो क्यों रही हो? फजीला, पानी लाओ मेरी बच्ची के लिए। इधर आओ आनी की जान। इसे यूँ बेबसी से रोता देखे मुनीरा के हाथ पैर फूले। इसको पकड़े लाउंज में लाए, बिठाया, खुद भी इसका सर पड़ता हाथ पकड़े चूमा। फजीला के पानी लाने तक वो बहुत शदीद रोए। पानी अभी बस एक घूंट भर कर गिलास पर सरका दिया। वो नहीं आ रहे आनी? उनका फ़ोन अब तक बंद क्यों है? मुझसे उससे ज़्यादा नहीं रहा जा रहा उनके बिना। आप कहे ना उन्हें को वापस आए। आपको मैसेज किया था ना उन्होंने? आनी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हिचकियों के बीच ही वो बोलती हुई खुद मुनीरा का दिल टुकड़े कर गई। जिहान भी ऑफिस के लिए रेडी होते हुए वही आ रहे थे जब ईमान को रोता देखकर परेशानी से मुनीरा और ईमान की तरफ आए। ऐसे परेशान नहीं हो बच्चे, आता होगा। फ्लाइट्स के बीच वो अक्सर देर लगा देता है। हो सकता है कोई अर्जेंट फ्लाइट आ गई हो। अपनी ड्यूटी के साथ वो एक्स्ट्रा फ्लाइट भी हैंडल करता है। शौक की वजह से तुम तो रो रो के हलकान हो जाओगी। वैसे तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि एयरलाइन में एयर होस्टेस लगवा देना चाहिए तुम्हें। मुनीरा ने अपनी फिक्र के बावजूद लाड़ प्यार से ना सिर्फ जिहान को देखे आंखों से इशारा किया, बल्कि अलग करते इस रोती परी के तमाम आंसू पहुंचे। ठीक कह रही है मुनीरा, आज तक हमने तो इसका इंतज़ार तक नहीं किया ईमान, क्योंकि वो कई दिन अपने काम में बिजी रहता है। लेकिन अब इसे ख्याल रखना चाहिए तुम्हारा। इस लापरवाही पर तुम देखना, मैं इसके दोनों कान खींच कर लंबे कर दूंगा।
जिहान अंकल की दी तसल्ली के बावजूद वो पूरी कांप रही थी। इसके दिल का डर इसकी जान पर बना हुआ था। आप ला देना मुझे साहिर, उन्होंने तो कल ही वापस आने का प्रॉमिस किया था। शाम गुजर गई, रात गुजर गई, सुबह भी हो गई, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज़ जिहान अंकल, आनी आप कॉल करें, हो सकता है आपकी कॉल चली जाए, कुछ हो जाएगा मुझे अगर वो कुछ देर तक ना आए। बोल तो वो दर्दनाक ही रही थी, ऊपर से उसकी जैसी सांस रुक रही थी। जिहान और मुनीरा को भी फिक्रमंद कर गया। इसकी तसल्ली को मुनीरा ने भी फजीला से अपने बेडरूम में पड़ा फ़ोन तक मंगवाया, लेकिन अब इसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, फ़ोन बंद है। मुनीरा ने घबरा कर जिहान और ईमान को देखा। अब तो जिहान के दिल में भी अजीब सी बेकरारी बढ़ी थी। वो उठे और फ़ोन निकाल कर एयरलाइन ऑफिस के लैंडलाइन पर कॉल किए। इसके ऑफिस में पड़ा फ़ोन इसकी सेक्रेटरी किंजा ने पिक किया। जी सर कहिए। किंजा के फौरी मुअद्दिब होते पूछा, मुझे साहिर जिब्रान खान की फ़्लाइट के स्केड्यूल के बारे में जानना है। क्या वो किसी फ़्लाइट के साथ है इस वक्त? प्लीज़ चेक करके इन्फॉर्म करें। जिहान की आवाज़ में वाज़ेह परेशानी खुली थी। किंजा ने फौरी अपने टैब पर स्वाइप करके स्केड्यूल चेक किया, मगर पिछले कई घंटों से साहिर की कोई फ़्लाइट एक्टिव नहीं थी। नो सर, इनकी लास्ट यूए की फ़्लाइट रात के 11:30 बजे वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड कर गई थी। इसके बाद वो साइन आउट करके ड्यूटी से ऑफ हो गए थे। अगले 2 दिन भी इनकी कोई फ़्लाइट नहीं है। उन्होंने खुद 2 दिन की लीव ली थी। किंजा की जानिब से ये सब सुनते ही जिहान खान को लगा इनके सीने में दर्द से उठा है। बहुत शुक्रिया, इसकी गाड़ी की लोकेशन मिल सकती है? अगर जहमत ना हो तो ट्रेस करवा दें। जिहान ने डूबती आवाज़ के संग मजीद पूछा। जी मैं हेड स्टाफ से पूछ कर बताती हूँ आपको, किंजा ने कहकर राब्ता तोड़ा, जबकि जिहान के चेहरे पर सफ़ेद पड़ती रंगत और इनके करीब आकर रुकने पर ईमान और मुनीरा काकाओ से उठ खड़ी हुई। कि क्या हुआ जिहान अंकल, इनका पता चला? ईमान ने रोना रो के फौरी उनके उदास चेहरे को देखते पूछा। इसके स्टाफ से बात हुई, कुछ देर तक वो लोकेशन भेज रहे हैं। डोंट वरी, वो जहाँ होगा खैरियत से होगा। इनका जवाब ना तो ईमान को मुतमईन कर सका ना मुनीरा को। क्या मतलब लोकेशन भेज रहे? जिहान सब ठीक तो है? ईमान को तो आवाज़ें भी सुनाई देना बंद हो रही थी। यूँ लग रहा था कोई ताकत अचानक से इसका गला दबाने लगी है। पता नहीं वो 11:30 ही फ्री हो गया था। अल्लाह खैर करे, फिर घर क्यों नहीं आया? जिहान ने रही सही दोनों की जान निकाली। और मुनीरा से अब मज़ीद कुछ छुपाना मुश्किल हुआ। इसने कल मैसेज नहीं की, मुझे कॉल की थी। मैंने ईमान से झूठ कहा था, वो अपसेट था। जिहान, उसने कहा वो घर नहीं आए क्योंकि ईमान को रोता बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये भी कहा कि मैं ईमान के साथ रहूं। ये भी कहा कि मैं और आपके सवालों का जवाब भी कल देगा। जिहान, खुदा न खास्ता कुछ हो तो नहीं गया मेरे साहिर को? मुनीरा खुद रोई, जबकि इनके जुमले ईमान के वजूद में रही सही जान खींच गए। बमुश्किल लड़खड़ा कर कांच पर बैठी। वही जिहान ने रोती मुनीरा को खुद से लगाया। शायद वो खुद कहीं चला गया हो। कहाँ जाने वाला था वो? ईमान को कुछ पता है तुम्हें? जिहान के सवाल पर ईमान ने सांस मुश्किल से खींचते सर उठाया। कहीं आंसू इन सुनहरी आंखों में जमा थे। अन्ना से मिलने जाना था उन्होंने, उसके बाद 2 फ्लाइट्स थी। मैं कुछ नहीं जानती। वो अपसेट तभी होंगे, उस कमीने ने कुछ कहा होगा। आप अशबा को कॉल करके पूछे कि क्या साहिर आए? प्लीज़ जिहान अंकल। अपने गुम होते आवाज़ों को बहाल करती वो वापस लड़खड़ाती उठी। मुनीरा भी सर हिलाते जिहान को तासुब से देखने लगी, जिन्होंने फौरी परेशानी के संग अशबा को कॉल मिलाई। बिना नाश्ते किए वो लाउंज में काउच पर लेटी बेआवाज़ टीवी चैनल बदल रही थी। जब मेज़ पर रखा फ़ोन ब्लिंक किया। अशबा ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया तो बाबा की कॉल पर वो फिक्रमंदी के संग उठ बैठी। फौरी कॉल पिक की। अशबू, कल साहिर आया था तुम्हारी तरफ? कॉल लगते ही बाबा की घबराई आवाज़ पर अशबा भी परेशान हुई। जी बाबा जानी आए थे, क्यों सब खैरियत है? अशबा ने डूबती आवाज़ पर मुकम्मल काबू पाते पूछा। क्या वो अन्नान से मिला था? सब ठीक रहा दोनों में? आई मीन कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? देखो कुछ छुपाना मत, साहिर का कुछ पता नहीं है कल से। अव्वल बाबा के जुमले तो वो सह गई। आखिरी पर लगा दिल रुक गया है। इसे साहिर की कल हट हालत याद आई तो सांस भी रुकने लगा, आंखें भीग गई। झगड़ा हुआ? बहुत बुरा। भैया मुझे घर लेकर जाना चाहते थे पर मैंने इनकार किया। वो बहुत हर्ट थे बाबा, मुझे अन्नान को देने पर मलाल था उनको। वो खुद को ब्लेम कर रहे थे, लेकिन मैं भी मजबूर थी। अन्नान को इस हालत में नहीं छोड़ सकती थी। भैया की आंखों में कल जो तकलीफ़ थी वो मैं सारी ज़िंदगी भुला नहीं सकती। वो कहाँ है बाबा? अशबा की आवाज़ रंदी, मगर इस बार जिहान जिब्रान खान की आंखों में सुर्खी उतर आई। दिल को इस कर्ब ने टुकड़ों में तब्दील कर दिया। दुआ करो वो जहाँ हो ठीक हो अशबा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है। बस इतना कहकर जिहान ने न सिर्फ कॉल काटी बल्कि हिम्मत से हार जाने पर वहीं सोफे पर लड़के। ईमान ने इनके कदमों में आकर बैठे इनका हाथ थामा। इसके दबाए दुख पर वो बमुश्किल सांस खींच पर जिहान अंकल कुछ बरामद कहिएगा, बताए प्लीज़। ईमान ने हौसले की आखिरी दामन थामते गुजारिश की। मुनीरा का दिल तो पहले ही अनहोनी से लरज़ा था। मैं क्या कहूँ बच्चे, स्टाफ की जानिब से खबर का इंतज़ार करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कुछ पता नहीं चलता तो मैं पुलिस को इतला करता हूँ। तुम खुद
तुम संभालो खुद को, मुनीरा इसे देखो। इस लम्हे फ़र्क मिट गया था कि किसे संभालना है और किसे संभलना है। ईमान ने वही ज़मीन पर बैठते डबडबाई आंखों से सिसकी भरी। मुनीरा क्या संभालती से, वो खुद खौफ से आधी हो चुकी थी। ये क्या कह रही है वालदा, अभी निकाह, इस कदर जल्दी की वजह बताएगी। नाश्ते की काफ़ी के बाद फरजाना खानम ने कंदील को कहलवा कर मुहिब को अपने कमरे में बुलाया, जो सर पर बम फुड़ा। बेचारा बिलबिला उठा। हाँ बता देती हूँ लाडले, कल उम्रे के लिए रवान किया और मेरे पीछे तुम दो हक से चोंचे लड़ाओ, ये चाहती हूँ। सो बेहतर है कि मेरी मौजूदगी में एक दूसरे के हो जाओ। कंदील को भेजा है, वो जोई को तैयार कर देगी। निकाह खास और चंद बिरादरी के खास लोग भी आने वाले हैं। निकाह बहुत सादगी से होगा, बाकायदा जश्न मेरी वापसी के बाद। सीधा सुबह उन्होंने मुहिब बलोच पर कहर ढाया, जो एहतजाज किया करता था। फरजाना साहिबा सारी तैयारी करवा के बरादरी तक को बुलवा चुकी है। सुबह से खान का फ़ोन बंद है वालदा, मैं पहले ही परेशान हूँ। एयरलाइन ऑफिस वालों का कॉल की तो पता चला वो घर के लिए निकल गए, लेकिन वो घर भी नहीं है। इस परेशानी के आलम में मुझे निकाह करना हरगिज़ कबूल नहीं। मुझे पहले खान की इतला चाहिए। वो जानता था कोई बहाना नहीं सुनेगी, तभी जो सच्चाई थी वो परेशान हुए बताए। इसने तुम्हें इजाज़त दी थी निकाह की, वैसे भी वो कौन सा तुम्हारे निकाह में शरीक होने वाला है। उसने जोई के सामने खुद ही तो आने से इनकार किया है। मैंने सब इंतजाम कर दिए, कहीं मसरूफ़ होगा राब्ता कर लेगा। जाकर हुलिया दुरुस्त करो, निकाह आते होगे। बिना मुहिब की कोई बात सुने वो सख्ती से अपनी बात दोहरा कर समझाए। मुंह मोड़ गई। मुहिब ने गहरा सांस खींचा और कमरे से निकला। जब इसने अपना कमरा जोई को रहने को दिया, तब से वो खुद दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गया था। अपने कमरे की तरफ सबकरो कदम कंदील को वहाँ से बाहर निकलते देखते थमे। कहाँ जा रहे हैं आप? वो लिबास बदल रही है। कंदील ने राह में आना चाहा तो मुहिब ने ऐसी खूंखार नज़र डाली कि कंदील फौरी रास्ते से हटी। मुहिब ने दरवाज़ा दस्तक देते खोला। वो मैट्रेस पे बैठी ख्यालों में गर्क वही गोद में रखे सुर्ख कामदारी आंचल को हथेली से सहला रही थी। मुहिब को देख के फौरी दुपट्टा फेंकती उठी, जो उसके करीब आकर रुक गया। जाकर वालदा से कहो कि उनकी उम्रे से वापसी की बात करोगी तुम। मेरी नहीं मान रही, लेकिन शायद तुम्हारी मान जाए। पहले तो जोई को लगा इसने कुछ गलत सुना, लेकिन फिर इसकी बात समझ कर दानिस्ता मुस्कुराई। क्यों डर रहे हो? इनकी गैर मौजूदगी में तुम्हें खाना चाहो वालदा के लाडले। इस वक्त मुहिब को इसका ये मजाक जहर लगा था। तभी इसकी बाजू दबोच बेटा। जोई को लगा मजाक उल्टा पड़ने वाला है। चेहरे की हवाइयाँ से इतनी कुर्बत पर उड़ी। हर टाइम बकवास का नहीं होता, समझी। मैं अभी निकाह नहीं चाहता। मुहिब ने इसे डपटते हुए रोब से फैसला सुनाया, मगर मुकाबिल भी थोड़ी सरफिरी लड़की थी। लेकिन मैं चाहती हूँ, छोड़ो मुझे, तैयार होना है। इसके हाथ से बाजू झटके। वो जिस तरह पास से लहरा कर गुजरती, अपना निकाह का जोड़ा उठाकर वॉशरूम में बंद हुई। मुहिब बलूच सर तक पैर सुलगा तनतनाता हुआ बाहर निकला। मुसलसल सोहिर का फ़ोन ट्राई करता रहा। हाँ, सोहान खान की कोई खबर है? वो किसी अर्जेंट मिशन के लिए बैंकॉक तो नहीं आए? एक आखिरी उम्मीद सोहान था। तभी तो मुहिब ने इसको कॉल मिलाई। सोहान ने कुछ देर सोचने के बाद सर नफ़ी में हिलाया। मेरे इल्म में तो इनकी किसी विजिट की खबर नहीं है भाई, लेकिन मैं आपको कुछ देर तक कंफर्मेशन देता हूँ। हो सकता है कोई इमरजेंसी की मिशन आ गया हो। सोहान की जानिब से कुछ बोलने की उम्मीद मिलने पर मुहिब ने सर हिलाया। ठीक है, मुझे जल्दी बताओ प्लीज़। मुहिब इसे इसरार के संग तमहीद करता फ़ोन बंद किए पलटा तो बलोच ख़ानदान के ही कुछ बुज़ुर्ग बरादरी के लोग इसका हलक सुखा गई। इसकी कोई मज़ाहमत काम न आई और मज़ीद 1 घंटे तक सादी से इसका और जोई का निकाह हो गया। सभी मुहिब के अचानक निकाह पर काफ़ी हैरान थे, लेकिन खुशी भी कि फ़ाइनली इसकी शादी भी हो गई। लंच तक मेहमान रुके और फिर छोटी मोटी रस्मों, दुल्हन को तहाइफ वगैरह देते वो लोग चले गए तो जोई भी कमरे में आकर अपना वो सुर्ख जोड़ा उतार कर फॉर्मल कपड़ों में लौट आई थी, मगर इसके होठों पर जो शरारत भरी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, इससे सबसे पहले कमरे में आती फरजाना खानम ने तस्कीर किया। वो इनको देखकर फौरी एहतरामन पलटे और करीब आई। बहुत जल्दी हो गया सब, बेफिक्र रहो, वापसी पर भरपूर जश्न होगा तुम दो के निकाह का। ये हमारे ख़ानदान की रिवायत है। रिवायत के मुताबिक कुछ चीज़ें हैं जिनकी तब तक तुम मालिक हो जब तक तुम मुहिब बलोच की ज़ौजियत में रहोगी। बाकी एक छोटी सी ख्वाहिश है, कहो तो मानोगी। वो बहुत खूबसूरत जेवरात थे, कुछ मलबूसात थे जिनकी सूरत फरजाना खानम इसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी बांध गई थी। वो घबरा कर इनकी आखिरी बात पर तासुफ के संग इनके चेहरे को देखने लगी, जो अब भी खूबसूरत और जाजिब था। कहिए माँ। वो इनके दोनों हाथ थाम कर बोली, लहजे में सादतमंदी और प्यार था। इस खेल को सच बनाने की कोशिश करना जोई, इसके करीब खुद चली जाना। हो सकता है तुम्हें वापस जाने के लिए पाकीज़ा सा ताल्लुक़ तोड़ने की ज़रूरत न पड़े।
ان کے لہجے کی حسرت پر زوئے ششدر ہوئی۔ وہ ایسا تقاضا کر گئی جس کے بارے میں زوئے سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ وہ میری جان لے لے گا ماں، مجھے گندی اور بد کردار لڑکی سمجھتا ہے۔ زوئے کی آواز میں کھارا پن اترا، لیکن ویسی ہی نمکینی دروازے کے باہر گزرتے محب بلوچ کے دل میں گھولی اور اسے رکنے پہ مجبور کر گئی۔ سمجھتا رہے، یہ اس کے دماغی خلل ہے، اس کی سوچ ہے۔ تمہیں تو اختیار مل گیا نا اسے غلط ثابت کرنے کا۔ ہو سکتا ہے تم دو کے بیچ وہ سچی محبت پیدا ہو جائے جو عیبوں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ کہتے ہیں نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے۔ بہت ستایا ہے اس نے مجھے، رلایا، نافرمانی بھی کی، بری عادتیں بھی پالتا آیا ہے، گندا اور میلا وہ بھی۔ کوشش کرو گی تم؟ اس کے اندر کے احساس محرومی کو والدہ جیسے ہٹا گئی۔ محب کا سینہ سلگ گیا۔ ماں کہاں تک رائے ہموار کرتی جب تک وہ خود کانٹوں پہ چلنے کا عادی بن چکا تھا۔ جی لیکن میں اس کے قریب گئی تو اسے یہ بھی میری گندگی اور برائی لگے گی۔ وہ اتنی بے رحم بات کر گئی کہ محب کو مٹھیاں کس کر ضبط کرنا پڑا۔ اندر ماں نہ ہوتی تو جا کر اس لڑکی کو جھنجھیڑ دیتا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ خبردار جو تم نے خود کو گندا کہا میرے لیے، اب تم میری محب کی بیوی ہو، سمجھو اس بات کو۔ ان کے ڈانٹنے کی نہ جانے کیسی شفقت تھی کہ زوئے کا دل بھرا ہے۔ تبھی فرزانہ خانم کے گلے لگتی، ان سے لپٹی، اور جب انہیں محسوس ہوا کہ وہ رو دی تو پیار سے اس کی پشت سہلانے لگے۔ تھینک یو ہر چیز کے لیے۔ اس کی کانپتی آواز محب نے بھی سنی۔ جبکہ کچھ دیر تک فرزانہ کمرے سے نکلی تو ناراضگی سے گھورتے سپوت کو باہر کھڑے دیکھ کر پہلے ذرا بوکھلائی، پھر اس کی گال پہ پیار بھرا چانٹا مارے وہاں سے گئی تو محب نے بے اختیار گال سے ہتھیلی جوڑے شاکی نظر سے والدہ کو دیکھا جو شان بے نیازی سے شال اپنے گرد لپٹے رہے سے مہمانوں کو کمپنی دینے پڑ گئی۔ محب نے نظر ادھ کھلے دروازے کے پار کھڑی اپنا اتارا جوڑا طے کرتی زوئے کو دیکھا۔ اداس لگ رہی تھی۔ باہر کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ۔ کپڑے طے کرتے زوئے کی نظر دروازے پہ گئی تو مسکرا کر کپڑے وہیں میٹرز پر رکھے وہ دروازے کے پاس آئی، اسے مکمل کھولتی اس کھوئے کھوئے محب کو دیکھتے دوستانہ لہجے میں بولی۔ وہ فوری نظریں پھیر گیا۔ تمہاری اجازت نہیں چاہیے، فار یو کائنڈ انفارمیشن یہ میرا ہی کمرہ ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے یہاں ہونے کا کیا جواز دے تو بگڑ پڑا۔ وہ برا نہ مناتی، اس کا ہاتھ تھامے کمرے کے اندر لائے۔ محب نے بدحواس نظروں سے کبھی زوئے کو دیکھا، کبھی اس کے ہاتھ میں مقید اپنے ہاتھ کو، اور سب سے خاص بات زوئے کے بھورے بال تھے جو نہ جانے اس نے کب ڈائی کیے۔ چھوڑو مجھے، ہوٹ سکیے فوری اس کے مخملی حرارت خیز ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا گیا۔ اس کا اندازہ جارحانہ تھا، تبھی زوئے خود میں سمٹ کر 2 قدم خود دور ہو گئی۔ سوری، تم مجھے اپنی حویلی کا کوئی اور کمرہ دے دو، میں یہاں سے ابھی نکل جاتی ہوں۔ بیڈ شیٹ اور تکیے بھی بدل دوں گی، انفیکٹ تمہارے کمرے کی ہر وہ چیز جسے میں نے چھوا۔ نظریں ارد گرد پھیرے اس نے اپنی لگتی جگہ کو۔ زوئے نے کرب سے دیکھتے بنا نظریں ملائے بھی محب بلوچ کا دل روک دیا۔ جو ہاتھ اس شخص نے جھٹکا وہی واپس پکڑ ایک لمحے میں زوئے کو اپنے قریب کھینچ کر اس کی آنکھوں میں اپنے سبب خوف بھر گیا۔ کس قسم کی بکواس ہے یہ؟ اچھوت نہیں ہو تم، دوبارہ ایسی بات کی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ اپنے غصے کو جس دقت سے محب نے ضبط کیا، زوئے اس کی اتنی قریب آ جاتی انگارہ آنکھوں کو دیکھ کر تھم گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تمہاری مجھے، تمہاری کمرے سے اپنا سایہ ہٹانے کی اصولی ہی بات کی ہے، بھڑک کیوں رہے ہو؟ خود ہی تو کہا ہے کہ تمہارا کمرہ ہے تو لے لو نا، چپکا لو خود سے اپنا کمرے کو۔ اس کی بے وجہ غصے پر دگنی بگڑی۔ محب کو جب احساس ہوا کہ اس کے کتنے قریب ہے اور آواز جکڑ رہی ہے تو فوری آزاد کرتا درمیانی فاصلہ بنا گیا۔ میں نے تم سے مانگا؟ وہ لڑنے والے لہجے میں غرایا۔ زوئے نے فوری نفی میں سر کو ہلایا۔ تو اتنی عقل استعمال کرو جتنی اللہ نے دی ہے، یا پھر دل و دماغ کی جگہ بھوسا بھرا ہے۔ اس کی لا علمی، اس کی لا تعلقی محب کو کاٹ کر کھا گئی، تبھی تو وہ اس پر خواہ غصہ ہو رہا تھا۔ بھوسا؟ اب یہ بھوسا کیا ہے؟ ایسا لفظ بیچاری نے سنا ہی نہ تھا، تبھی منہ بھی سور گئی۔ کچرا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے تل ملائے۔ زوئے نے سرخ ہوتی کسیل آنکھوں سے اس مفہوم پہ گھورا۔ تم ہوگی کچرا؟ فوری تڑکتے جواب آیا۔ محب نے اس کی گردن دبانے کو قدم اس کی طرف بڑھائے تو وہ سہم کر بیٹھ کی پائنتی سے جا لگی۔ وہ اس سے پہلے توازن برقرار نہ رکھتے گرتے محب نے بر وقت اس کا ہاتھ جکڑ لیا تو اس کے ہاتھ کے سہارے محب بلوچ کے حصار میں چلی آئی۔ ایک لمحہ لگا تھا دونوں کو ایک دوسرے کی بے چین روح کو جھلک آنکھوں میں کھوجنے میں۔ والدہ کی کسی بات کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں، میرے قریب غلطی سے بھی مت آنا۔ زوئے کی آنکھیں خوف سے پھیلی، یعنی وہ اس کی اور فرزانہ خانم کی باتیں سن چکا ہے۔ حلق اور ہونٹ زوئے کو سوکھتے محسوس ہوئے۔ میں نے ان کو کہا تھا تم مجھے وہ اذیت سے مسکرا کر اس سے پہلے جملہ مکمل کرتی، محب نے اپنا ہاتھ اس کے جبڑے پر ٹکائے، انگوٹھی کی پور سے اس کے ہونٹوں پہ کفر لگائے، وہ ممنوع لفظ کہنے سے جس پہ استحقاق کے سنگ روکا۔ زوئے جیسی پر اعتماد و بے باک تک
سر پیر سرد پڑی۔ یہ وجہ نہیں ہے، خود کو ڈیگریڈ کرنا بند کرو عقل مند خاتون۔ دوبارہ تمہاری زبان پر یہ ترسی ہوئی باتیں نہ آئیں، وارننگ سمجھنا اسے۔ جب تک میری نکاح میں ہو اس وقار کو لباس کی طرح اپنے اوپر اوڑھ کر رکھو۔ زوئے نے اس کی باتوں کے جواب میں سر ہلایا، بول نہ سکی، اب تک ہونٹوں پہ قفل تھا۔ محب نے جب اس کی بے بس ہاتھ دیکھتے اس کے ہونٹوں کی بندش میں نظر ڈالی تو دل ایک لمحہ بے ایمان ہوا، پر فوری سے اپنا ہاتھ ہٹا لیے، پیچھے ہٹا، تم مجھے دھمکاتے ہی رہتے ہو۔ خود کو کمپوز کیے وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھتے منمنائی، سنو۔ محب نے کمرے سے نکلنے کا سوچا ہی تھا کہ پھر پکار کر ستم ڈھا بیٹھی تھی۔ بنا پلٹے وہ ہنکارا، ایک پرومس کرو، اگر کبھی دل کے کہنے پر مجبور ہو کر تمہارے قریب آ گئی تو اسے کچھ غلط نہیں سمجھنا، کچھ ایسا سمجھ لینا جو جائز ہوتا ہے، کیونکہ تم ہینڈسم ہو، ڈیشنگ بھی ہو، تم ہاٹ بھی ہو، اور تم گھبرائے آواز میں اس لڑکی کے الفاظ صبر کا پیمانہ لبریز کر گئے۔ وہ پلٹ کر دہاڑا، اسٹاپ دس نان سینس۔ اس کی چنگھاڑتی بھاری آواز کمرے میں گرجی تو زوئے فوری چپ ہوئی۔ اوکے، تم وہی سمجھ لینا جو تمہارا دل چاہے۔ فوری اس کے چیخنے پر وہ خفگی کا اظہار کرتی کمرے سے بھاگنے لگی، مگر اس بار اس کی کلائی محب نے پوری قوت سے تھامی۔ چھوڑو مجھے، جانے دو۔ زوئے نے سب کی احساس سے نم ہوتی آنکھیں رگڑتے ہاتھ چھڑوایا، مگر وہ اسے پکڑے اپنے مقابل لایا۔ باخدا وہ ہنستی ہی سچتی تھی، رونا تو اس کا بہت برا تھا۔ تم اتنا بھیانک روتی ہو، کاش پہلے پتا ہوتا تو نکاح کے وقت بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کر لیتا۔ بدصورت ہنسی والی یہ وقتی بیوی تو چل سکتی ہے، بدصورت رونے والی نہیں۔ کچھ لے دے کے معاملہ رفع دفع کر کے رونا روک لو، ورنہ میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اتنا بھیانک تو وہ نہیں روتی تھی، اسے پتا تھا، مگر محب نے تو اس کی 1 منٹ میں ہستی رول دی۔ جتنی قوت تھی اسے استعمال میں لائے۔ اس مجبور شانے کی پر پوری قوت سے مکہ برسا گئی، مگر وہ دھیما سا مسکرائے سہ گیا۔ وہ بھیگی آنکھیں مسکرانے کو ایسا وار دل پر بھی کرتی تو اسے منظور تھا۔ تم بہت برے ہو محب بلوچ، اسے پتا تھا وہ برا ہے۔ آج یقین آ گیا، دل جلی مسکراہٹ دی۔ وہ پاس سے گزرنے لگا تو وہ پھر روک بیٹھی۔ سنو، ایک حق تو کرنے دو، وہ برا مطلب نہیں ہے، اس کا بس تھینک یو کرنا ہے۔ تم نے تکلیف تو دی ہے، پر مجھے شاید میری قسمت اور زندگی بھی تھوڑی سی سنوار دی، اس لیے تمہارا ہر برا رویہ قبول ہے، پلیز۔ اس کے عام سے تقاضے پر وہ محسوس کر رہا تھا کہ دل دھڑکنا ہی چھوڑ دیا۔ کیا وہ واقعی اس کے گلے لگنا چاہ رہی تھی؟ یہ محب بلوچ کے لیے خواب جیسا تھا۔ اگر نہ کرنے دوں؟ اس کی روتی آنکھوں میں وہ یہ سوال کر کے کچھ نمی کا اضافہ کرنے کے باوجود زوئے کو صفاق نہ لگا۔ مرضی ہے تمہاری، میں سمجھ سکتی ہوں، مجھ جیسی کو گلے لگانا مشکل ہوگا تمہارے لیے۔ فوری محب کی مرضی کو اہم جانتے وہ راہ سے ہٹی تاکہ وہ جا سکے، تبھی چکرا گئی جب محب بلوچ نے اس کی خواہش سے کہیں بڑھ کر شدت سے اسے اپنے گلے سے لگا کر آنکھیں موندی تھی۔ یہ احساس، یہ شدت، یہ گرفت نہ جانے کیا تھی۔ زوئے فرجام کی آنکھوں میں آج ایسی تکلیف جاگی جس سے اس کی بے نور آنکھیں آج سے پہلے واقف نہ تھیں۔ چند لمحے نہیں بلکہ پورے 120 سیکنڈ اسے گلے لگائے رہا۔ شاید خود بھی بھول گیا تھا الگ ہونا بہت مشکل تھا۔ وہ دھیرے سے اس کو آزاد کرتے، اسے خود سے چپکتے بال سمیٹ کر سہلاتا، جس طرح اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ زوئے پتھر کی آنکھ پگھلی۔ تھینک یو۔ اس احسان کا شاید وہ مر کر بھی بدلہ نہ چکا سکتی تھی۔ رکھو اپنے پاس اپنا تھینک یو، ہماری زبان میں اسے معانقہ کہتے ہیں زوئے فرجام، یعنی کہ آپ ایک خوشبو کے ساتھ آتے ہیں اور 2 کے ساتھ واپس جاتے ہیں۔ اس کی تحیر سے کھلی آنکھوں میں جھانک کر وہ اسے لاجواب چھوڑتا اپنی خوشبو زوئے کو دان کرتا کمرے سے نکلا تو وہ آنکھیں موند کر اپنی خوشبو سونگھنے لگی۔ تب گھبرا کر آنکھیں کھولی تو جب سچ میں اپنی خوشبو میں گھلی محب بلوچ کی خوشبو محسوس کی۔ یہ کیا کر گیا ہے؟ وہ سمجھ نہ پائی اسے کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیسا ہاتھ ہوا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے ابھی زوئے فرجام کا مزید محب بلوچ کی جانب سفر باقی تھا۔ تو یہ تھی ویورز اینڈ ریڈرز ہماری آج کی کیس کو، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ چلیے جی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے کیس میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔